शेर मैंने सुना था इकबाल साहब का। इकबाल साहब कहते हैं कि चमन में इख्तिलाफ रंग-बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब मैंने इस शेर की थोड़ी सी मीमांसा करने की कोशिश की तो मुझे पता पड़ा कि इख्तिलाफ रंग-बू का मतलब होता है अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबुएं। तो अगर दुनिया में कहीं अलग अलग रंग हैं तो या तो वो ऊपर वाले के बनाए हुए हैं या तो आप लोगों के बनाए हुए हैं। तो दुनिया को रंगीन करने वाले इन लोगों को मेरा यानी कि अंबर अरुंधकर का नमस्कार। दोस्तों, एक बात की इजाजत चाहूंगा, क्या मुझे आप लोगों से हिंदी में बातचीत करने की इजाजत मिलेगी? पक्का? अगर आप में से किसी को चाहिए तो अंग्रेजी में चर्चा की जा सकती है। माय फादर हैज स्पेंट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन माय कॉन्वेंट एजुकेशन, सो स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट आई रियली फील इज अंग्रेजी कॉर्पोरेट मजबूरी है। जहां भी कहीं आप किसी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बैठे होते हैं तो आपको अंग्रेजी में चर्चा करने की इसलिए हिदायत दी जाती है क्योंकि पता नहीं क्यों आज भी हमारे देश में अंग्रेजी प्रबुद्ध वर्ग की भाषा है, लेकिन हिंदी मेरे दिल के बड़े करीब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मजबूर वक्ता के मुकाबले आप एक आशिक को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, तो हिंदी की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, सीधे अपने मुद्दे की बातचीत पर आता हूं। थोड़ी देर पहले जो मंच पर विराजमान थे वो गणमान्य लोग, और बहुत देर से जो मंच से नीचे भी विराजमान है उन गणमान्य लोगों की अनुमति लेते हुए आगे बढ़ता हूं। जब मुझे इस कार्यक्रम में आप सब लोगों से मुखातिब होने के लिए आमंत्रित किया गया था तो मैंने अजय पटेल साहब से, जिनसे मेरी रूबरू मुलाकात नहीं हुई, फोन पे 2-4 बार चर्चा हुई। अजय भाई, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे इतने सारे नए दोस्त मिलने वाले हैं आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए दोस्त मिलेंगे। देखिए, जब इस कार्यक्रम की चर्चा हुई थी अजय साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर, हमारे जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये एसएमईज हैं, और हम चाहते हैं कि इनके लिए आप कुछ ऐसी बात करें जो जिनसे इनका सरोकार हो। मुझे पता नहीं क्यों कई बार मुझे मोटिवेशनल स्पीकर इस तमगे से नवाजा जाता है। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा होता है तब शायद उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाए, लेकिन मेरी ये बड़ी गहरी मान्यता है कि मोटिवेशन अगर बाहर से दिया जाए तो एक बूटॉक्स की तरह या स्टेरॉइड की तरह होगा, जिसका 2 या 3 दिन तक असर रहेगा, उसके बाद असर नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि बातें मोटिवेशन की ना करूं, ऐसी बातों के बारे में बातचीत की जाए जिससे आपका सीधा सीधा सरोकार हो। कुछ ऐसी बातें जिनसे तमाम एसएमई लोग वाबस्ता होंगे, रूबरू होंगे, और जिनसे शायद जूझ भी रहे होंगे। तो क्या इस बात से बात करने की इजाजत है? मैं सभा में बैठे हुए यहाँ पे अपने तमाम मित्रों से एक सवाल पर अगर उनका मुझे हामी हो कि सवाल का उनके लिए जवाब हाँ में है, तो ऐसे एक बार अपना सीधा हाथ खड़ा करके मुझे सूचित करें, आप में से कितने लोग बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं? प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट ग्रोथ इन योर बिजनेस? फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे एक बात सोच के बताइए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के सिलसिले में क्या हमारा ये करंट हाल है? हम में से कई सारे लोग जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जिन्होंने पेंट का अपना ये व्यवसाय स्वयं शुरू किया था, पिताजी या माताजी या दादाजी किसी से इनहेरिट यानी कि वसीयत में नहीं प्राप्त किया है। अमूमन मैंने देखा है कि कोई भी बंदा जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है वो 19 से लेकर 24 साल के बीच में अपनी व्यापारिक यात्रा आरंभ करता है। अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने 19 से 24 के बीच में अपनी व्यापारिक व्यावसायिक यात्रा शुरू की हो तो हाथ खड़ा करके मुझे सूचित कीजिएगा प्लीज। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, अगर आपने उसके पहले शुरू किया तो भी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब इस चीज को शुरू करते हैं उसके बाद 15 से 20 सालों का सफर, शून्य से लेकर 10 से 12, 15, 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर का यह सफर होता है। और 20 से 25 साल की इस यात्रा में कई सारे मेरे जितने भी एसएमईज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, जिनकी वजह से आज यहां पे खड़ा हूं, आप तमाम लोगों के सामने उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। जो भी कुछ सीखा है उनसे सीखा है, मेरे गुरु हैं वो लोग, भले ही मैंने उनके लिए ट्रेनिंग की हो। सर, इस यात्रा में एक बड़ी दिलचस्प बात होती है कि जितनी हमारी ख्वाहिशें होती हैं उन ख्वाहिशों को इन 20 से 25 सालों के बीच हम पूरा करते हैं, हाँ या ना? सर, आज हमारे पास दीवार फिल्म का एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है जो हम सब पे लागू होता है। हमारे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, हाँ या ना? और माँ भी है?
हम सब लोगों ने ये अचीव किया है। आप मानते हैं कि हम लोगों ने हमारे कई दिनों के सफर में इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा, कार, ये सब अचीव किया है? सर देखिए, अभी तकलीफ की बात, जहां से जो ग्रोथ या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रेकिंग द ऑर्बिट, कि हम में से कई सारे लोग 15 से 20 करोड़ रुपए का ये दायरा या 20 से 25 करोड़ रुपए का ये दायरा अगर तोड़ नहीं पाते तो उसकी वजह क्या होती है? मेरी मीमांसा, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हम लोग जो 19 से 24 साल की उम्र में इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब 20 से 25 साल तक हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो लगभग हम लोग 40, 45, 50 साल की उम्र के दौर में होते हैं। सारी चीजें जो सोची होती है वो भी, और सारी वो चीजें जो हमने सोची नहीं होती वो भी हम हासिल कर चुके होते हैं। और इसके बाद असली उड़ान का जो वक्त आता है, तब एक छोटी सी तकलीफ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संस्कृति बनकर हमारे सामने एक रोड़ा खड़ा करती है। देखिए, जब भी हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने बिजनेस की शुरुआत इस तरह से की थी कि आपको किसी पिताजी ने या किसी सीनियर ने 2 करोड़ रुपए का चेक देके कहा था कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अगर यहाँ पे कोई भी एक मेरे कक्ष में ऐसा दोस्त उपलब्ध हो जिसके पास व्यापार की शुरुआत के वक्त बहुत सारा पैसा या एक बहुत बड़ी टीम या एक बहुत बड़ा ऑफिस या बहुत सारे रिसोर्सेज, ये सब हो, तो आप खड़े होइएगा प्लीज, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। हम सब लोगों की शुरुआतें हम्बल होती हैं, हाँ या ना? आप में से जितने लोगों की शुरुआत हम्बल रही है, एक बार मुझे प्लीज हाथ खड़ा करके बताइए कि हाँ, हम सबकी शुरुआत हम्बल रही है। हम सब ने एक छोटे से शुरुआत की थी। प्लीज हाथ खड़ा करने में शर्म मत कीजिए, हम सबकी शुरुआत छोटी है। अब इस शुरुआत के बाद आज जब हम इस मकाम पे पहुंचते हैं, देखिएगा, शुरुआत में अगर आप सोच के मुझे बताइए, क्या मुझे आप लोगों के बीच में आने की इजाजत है? वहां पर आपसे बात कर सकता हूं? देखिए, जब हम लोगों ने, दोस्त इस बारे माइक ऑन कर लीजिए, जब हम लोगों ने अपने व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत की थी, तब हम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बड़ी टीम नहीं थी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है वो एक कौन सा एलिमेंट था जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि हम अपने व्यवसाय में आज जहां पर भी पहुंचे हैं वहां पर हैं? प्लीज मुझे बताइए। लगन। अच्छा, पैशन। सर, पैशन किसने कहा? सर, आपका शुभ नाम? सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि लगन और पैशन ये दोनों सही जवाब है, तो एक बार जोरदार तालियों से आपके साथियों का हौसला अफजाई कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझे हिंदी में बात करने की इजाजत दी है, तो आपको जोरदार शब्द का अर्थ मालूम होगा। मुझे भी सूचित कीजिए कि आपको जोरदार का अर्थ मालूम है। इस कक्ष में जिंदा लोग बैठे हैं सर, मेरा यकीन मानिएगा, तालियां अगर दिल से बजे ना, तब जोरदार आवाज आती है, भले ही हाथ हाथों से टकराए। अगर आपकी लोगों से मुझे यकीन है अभी भी कुछ लोग जो थोड़े से, या तो आपकी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश होगी, कई बार लोग गाली नहीं रह जाते। महेश भाई माफ कर दीजिए। सर, ये लगन, ये जोश, ये जुनून, मुझे सोच के बताइए, उम्र के साथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। देखिए, सर ने अपने आप को भी करेक्ट कर लिया। सर ने पहले कहा बढ़ना चाहिए, लेकिन सर को समझ में आया कि जवाब में थोड़ी सी त्रुटि की गुंजाइश है, तो सर ने कह दिया बढ़ता है। सर देखिए, मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है। मेरे यहाँ पर इंदौर शहर में एक बिजनेसमैन क्लाइंट है, उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमेरिका में काम करता था। पिताजी ने व्यवसाय में मदद के लिए बच्चे को यहाँ बुलाया। लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का काम था उनका, अच्छा काम चल रहा था, जीरो डेट कंपनी थी, सब कुछ शानदार सा ऑफिस। पिताजी ने जब बेटे के हाथ में मतलब पार्शल बागडोर सौंपी, पार्शल शब्द पे जोर दे रहा हूं, करीबन 1-1.5 महीने बाद पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि सर आपकी जरूरत है, बेटे को समझाना है। मैंने कहा सर क्या समझाना है बेटे को? तो साहब कहते सर बहुत ज्यादा पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। मैंने कहा सर 10 में से 9 बार पिताजी मुझे इस बात के लिए बुलाते हैं कि सर बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, इसको समझाइए, आप उल्टी चीज के लिए बुला रहे हैं। उनका कहना सर मेहनत करने की जरूरत क्या है, अच्छा खासा जमा हुआ धंधा है, टर्नओवर शानदार है, जीरो डेट कंपनी है, सर खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सर अभी अभी शादी हुई है, परिवार के साथ वक्त बिताए, सेहत की तरफ वक्त तो समय दे, लेकिन ये क्या कर रहा है पता नहीं, क्यों इतना दौड़ रहा है। सर क्या आपको लगता है कि ये बढ़ी हुई ऊर्जा वाले व्यक्ति का कथन हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हम ये 15 से 20 करोड़ रुपए का ऑर्बिट या जो भी किसी ऑर्बिट में है हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता किसी भी स्थापित आदमी के घर में स्वाभाविक तौर पर जगह बना लेती है, स्वाभाविक तौर पर किसी व्यक्ति के मन में, दिल में जगह बना लेती है कि यार बहुत कुछ है, अब किस चीज के लिए दौड़ना है। और अगर लोग कोई भी ऑर्बिट नहीं तोड़ पा रहे हैं या किसी भी मंजिल को
हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मेरा यकीन मानिएगा, सबसे बड़ी वजह अगर कोई व्यक्ति उस जगह नहीं पहुंच पा रहा है जहां पहुंचना चाहता है, तो मेरी नजर में यह है उसके पास किसी मकाम पर पहुंचने की, किसी मंजिल पर पहुंचने की कोई बड़ी माकूल वजह शायद नहीं है। हाँ या ना? अगर आप लोग गूगल नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं तो नेविगेशन जब भी आप खोलेंगे इंटरनेट पे, तो पहली चीज क्या मांगता है आपसे? डेस्टिनेशन। और सर कई सारे लोग जिन्होंने मंजिलें हासिल कर ली हो, अब गूगल मैप खोलने के बाद कई बार उससे पूछते हैं यार जाऊं कहां, बताया दे। अगर आज आप गूगल से ये पूछेंगे कि भैया मैप से कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, मंजिल बता दो, शायद गूगल में से कोई आदमी बाहर आके अपने पैर छू सकता है। हिसाब अगर आप मुझे मंजिल बताओ तो जाने का रास्ता मैं बता सकता हूं, लेकिन मंजिल हम में से कई सारे लोग जब वो बहुत सारी चीजें हासिल कर लेते हैं, उनके पास मंजिलों की कमी हो जाती है। मैंने इंदौर शहर में ऐसे एक आईटी कंपनी के 3 मैनेजर्स के साथ काम किया, 3 डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिनका यह कहना था सर कि हमने कंपनी अपनी इसलिए खोली क्योंकि नौकरी कहीं मिलती नहीं। उसके बाद आज 500 550 लोगों की कंपनी हम लोग चला रहे हैं, 70 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर जो भी ख्वाब देखे थे सारे पूरे हो गए। अब पता नहीं आगे क्या करना है। अगर आप में से किसी की ऐसी परिस्थिति हो तो यहां से आगे की चर्चा आप लोगों के लिए। और इसके पहले कि मैं यहां से आगे की चर्चा करूं, आपने वैधानिक चेतावनी ये शब्द सुना है? अंग्रेजी में जिसे स्टेट्यूटरी वार्निंग कहते हैं। देवियों सज्जनों, पहले अग्रिम माफी मांगना चाहता हूं कान पकड़ के। मेरी बातचीत किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है, जिसे किसी शायर ने बखूबी बयां किया है। वो कहते हैं मैं आईना हूं, मेरी फितरत है सच बयां करना, जिसे हकीकत से नफरत हो मेरे सामने से हट जाए। तो हकीकत का जिक्र, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जिस किसी ऑर्बिट में है आप वो ऑर्बिट तोड़ना चाहते हैं? प्लीज मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ब्रेक द ऑर्बिट? मुझे बताइए क्या क्या मुश्किलें आती हैं। सर देखिए, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं कि अकेला बहुत देर तक चर्चा कर सकूं। बीच में आवाज करते रहिएगा, मुझे सूचित करते रहिएगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि सर देखिए वैसे ना हिंदी भाषा बड़ी दिलचस्प है। श्रोता और सोता, इन दोनों शब्द में एक छोटे से आधे रंग का फर्क है ना? तो अगर आप मुझसे बातचीत करते रहेंगे तो मुझे सूचित करते रहेंगे कि मेरे सम्मुख श्रोता बैठे हुए हैं, है ना? और बस आप आंखें खुली रख के सोना, ये ललित कला है सर, इट इज अ फाइन आर्ट। और मेरा यकीन मानिएगा, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं सर, कई सारी निगाहें। सर मेरा प्रोफेशन बड़ा दिलचस्प है सर। देखिए ऐसा आमतौर पर लोगों के साथ 2 ही बार होता है, 2 ही बार। एक बार यह, अगर आप अस्पताल में डेथ बेड पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि परिवार के रिश्तेदारों को सबको बुला लो, उस वक्त मनुष्य की परिस्थिति बड़ी निकट होती है। वो अपने लोगों से घिरा हुआ होता है, उसके बावजूद भी उसे बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसको पता रहता है जिस यात्रा पर निकलना है वो अकेले निकलने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सर दूसरा ऐसा मौका आपकी जिंदगी में तब आता है जब आपको कुछ बुद्धिमान लोगों के बीच में खड़ा होकर वो अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हैं ये बताने की जिम्मेदारी दी जाती है। सर मेरी प्रोफेशन की वजह से मुझे ये दूसरी परिस्थिति में हर बार आना पड़ता है। अगर मेरी किसी बात का बुरा भी लग जाए तो कृपा करके मुझे पहली परिस्थिति में मत भेजिएगा, मेरे छोटे बच्चे। तो मुझे बताइएगा वो क्या चीज होती है सर जिसकी वजह से हम ग्रो तो करना चाहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करना पाते? मेरा यकीन मानिएगा, आपके सच्चे उत्तरों के लिए आपके दोस्त लोग जोरदार ताली बजाने वाले हैं। अगर आप लोग सच्चे उत्तरों के लिए तालियां बजाने वाले हैं तो एक बार तालियों का सैंपल दिखा के एक दूसरे को बता दें। शुक्रिया। तो कौन मुझे बताएगा, मुझे 3 समस्याएं चाहिए। वो कौन सी 3 समस्या है पेंट इंडस्ट्री के सामने जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं? नॉलेज। सर मैं आपको बताऊं, मतलब आपका सवाल, आपका जवाब जो है ना, नॉलेज, वो इतना खूबसूरत है। मतलब एक ट्रेनर को इससे ज्यादा कौन सी चीज बताइए खुश करेगी, है ना? ये बड़ा मिस इंडिया टाइप का आंसर है सर। आपने देखा श्रीमिता सेन से पूछा गया कि अगर आप मिस यूनिवर्स बन गई तो आप जाके इस क्राउन का और क्लाउड का देश में कैसे प्रयोग करेंगी? उन्होंने कहा था, इफ आई एम बीइंग क्राउन मिस यूनिवर्स व्हेन आई गो बैक टू माय कंट्री, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस क्राउन एंड क्लाउड टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन इन आवर सोसाइटी। सर काश कि आपके सवाल का जवाब मैं यकीन कर पाता, क्योंकि सर मैं जितनी जगह जाता हूं ना ट्रेनिंग्स में, सर 99% निगाहें मुझे घूर के ये
है? I know it all. और मेरी धर्मपत्नी गुजराती है तो कहती है MBA મને બધું આવડે છે। तो सर काश मिर्जा गालिब साहब ने अपनी महबूबा से कहा था कि तेरे वादे पे जिए होंगे जान मर जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सर चलो फिर भी मान लेते हैं सर के नॉलेज के लिए जोरदार तालियां प्रस्तुत कीजिए। सब जोरदार प्लीज तालियां जोरदार बजाइए। पूरे और हमारे दोस्तों को किसी तरह से तालियां बजाने के लिए मेरे नहीं सर आपको दोस्तों को अपनी नॉलेज का है। सर देखिए कितने लोगों ने ताली बजाई, इससे आप समझ सकते हो कि नॉलेज से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, है ना? किसी ने कहा डर। सर क्यों डर, किस बात से? वाह, अच्छा आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये डर वाकई हमें सताता है? कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? इंदौर शहर के बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए हम लोग कोचिंग करते हैं। एक दिन जब उनके साथ बैठे थे, उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि पिछले 23 सालों में हम 0 से 500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। लेकिन सर आपने डर लगता है कि ये धंधा चौपट ना हो जाए। मैंने कहा सर भगवत गीता अपन इतनी बार पढ़ते हैं, वहां पे यही लिखा है कि बताया भगवान जी ने कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे सर। मुझे बताइए जब अनुभव नहीं था, बिना किसी अनुभव के सिर्फ जोश जुनून लगन और रिस्क लेने की एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी के जोर पर, रिस्क लेने की क्षमता के जोर पर हम 0 से 500 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन मजेदार बात ये थी सर, हमारा सबसे बड़ा एसेट ये था कार्यक्रम के आगाज में कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज जब हमारे पास खोने के लिए कुछ है तो हम डरने लगे हैं सर। हमारी हालत अब 99 से फेर पे खड़े हुए तेंदुलकर की तरह है कि अगर सर सेंचुरी बनने के पहले आउट हो गया तो। और सर मेरा यकीन मानिएगा भगवान जी के डिक्शनरी में बस एक ही शब्द है तथास्तु। अगर आप भगवान जी के सामने बार बार ये बोलोगे कि भगवान इतनी मेहनत से बना गया चला गया, तो भगवान जी बोलेंगे तथास्तु। कि निपटाओ यार, कितना लोड ले रहा है, गलती से दे दिया इसमें यार। आप सोच के देखिएगा, आप जब किसी से हाथ मिलाते हो सर, आप किसी आदमी से हाथ मिलाइए, उससे पूछे सर हाउ आर यू, 10 में से 9 लोग आपको बोलेंगे आई एम फाइन। मुझे ये भी समझ में नहीं आता ये जो दंड लगाने वाला फाइन की बात कर रहा है या अंग्रेजों ने जो फाइन का है उसकी बात कर रहा है। सर आप सोच के देखिएगा, अगर 10 में से 9-12 लोग को ये बोलते रहेंगे कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, हालत खराब है, इंडस्ट्री की लगी पड़ी है, भगवान जी उधर से तथास्तु बोलते हैं ना यार सर, हाँ या ना? तो सर why talk negative? See the first thing is knowingly or unknowingly जो चीजें हम बार बार बोलते हैं ना सर, उसमें हम यकीन करने लगते हैं। और सर पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी चीज पे चल रही है कि बार बार कुछ भी बोलो लोग यकीन करेंगे सर। लोगों का तो इस बात पे भी यकीन है कि कोई ऐसी फेयरनेस क्रीम आती है जो केवल 7 हफ्तों में बेदाग गोरापन देती है। और अगर सर सच्चाई होती तो मेरा यकीन मानिएगा इसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती सर। यामी गवर्नमेंट को पैसे देने का क्या फायदा? वेस्ट इंडीज वाले को ले लूट के ले जाते, पूरे प्रीमियम पे ले जाते। सर आप यकीन मानिएगा लगभग 350 करोड़ रुपए का ब्रांड है सर फेयर एंड लवली, इतने रुपए का धंधा करता है। बार बार बोलने पर 10 में से 9 लोग जो उसे लगाते हैं ना, उन्हें पता होता है कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मगर फिर भी लगा लो। सर अगर हम हमारे इंडस्ट्री के बारे में बार बार ये बोलते रहते हैं ना कि यार इस इंडस्ट्री में अभी मुश्किल है, टफ है, क्या है, किस बात का डर सर? सर आप लोग सब तो वो हो जब सर हर जगह से हर मुश्किल से लड़के यहां पे पहुंचे हो, अब आपके पास अनुभव है, हाँ या ना? सर मधुकर भाई जब आपने धंधा शुरू किया था तब आपके पास अनुभव था क्या? नहीं था ना। पैसा आज पे ज्यादा है कि तब ज्यादा था? आज ज्यादा है। तो यार सर डर आज ज्यादा क्यों है सर? किस बात का डर? नहीं सर देखिए भीष्म पितामह की बिल्कुल बात सही है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था सर, इसलिए उन्हें डर नहीं था। अरे सर लेकिन हम लोग सब भीष्म पितामह के वंशज तो अपने आप को मान सकते हैं, तो सर क्यों डरे? नहीं सर आपको किसी ने डर की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं। सर अगर देखिएगा ये एक छोटा सा डर होना कि यार अगर कुछ नया करने गए तो क्या होगा, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। इंदौर शहर में जब कई सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूं तो कई बिजनेस ओनर्स कभी किसी दूसरे बिजनेस ओनर को रेफर करते हैं कि यार अंबर सर के साथ काम करो, हमारा तो फायदा हुआ है। अभी देखिए सोच कितनी दिलचस्प है, हमारा देश ना बड़ा दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है? इसके लिए 2-3 मिनट के लिए राह भी टकना अलाउड है, कुछ नई बात कर सकता हूं आपसे, लौट के फिर से आ जाऊंगा धारा पे। सर एक बहुत बड़ी किसी कंपनी का सीईओ था,
रिटायरमेंट के 1.5 साल दूर था, बस साहब किसी मीटिंग के लिए अमेरिका गया। अमेरिका में हिल्टन टावर में रुकता था, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन पे। जब वो निकलने के लिए उसने अपनी बैग पैक कर ली थी, कॉफी पी रहा था और फिर निकलने वाला था, तभी उसके दरवाजे पे बेल बजी, डोर बेल बजी रूम पे। गया, उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में इधर देखा कोई नहीं, कॉरिडोर में उधर देखा कोई नहीं। उसको लगा यार इतने बड़े बिजनेस होटल में पीपल काइंड ऑफ डू प्रैंक्स नाउ, नॉनसेंस। दरवाजा बंद किया, फिर आके अपनी कुर्सी पे बैठा ही था कि फिर बेल बजी और इस बार लिफाफे के नीचे, दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर आया। उसने जाके पहले दरवाजा खोला, इधर कोई भी नहीं, दरवाजा खोला उधर कोई भी नहीं, लिफाफा उठा के देखा, उसमें लिखा हुआ था अंदर एक कागज पे 4 शब्द थे, वेटिंग फॉर यू एट 133rd फ्लोर गॉड। तो इसका दिमाग खराब हुआ कि आजकल यार मॉडर्न जमाने में ईमेल भेज सकते थे, एसएमएस भेज सकते थे, व्हाट्सएप कर सकते थे, भगवान जी लेटर भेज रहे हैं। उसका बड़ा गुस्सा आया कि यार ये कौन आदमी मेरे तरह के बिजनेसमैन के साथ, एक बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ इस तरह की मजाक कर रहा है। उसने क्या किया, लेटर फाड़ा, डस्टबिन में डाला, अपनी कॉफी सिप करने लगा। जैसे वो लेटर फाड़ के वो डस्टबिन में डाल के कॉफी कुर्सी पे बैठा था, उतनी देर में टंग 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 करके 4-5 बार बेल बजी, ठक 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 करके 5-6 एनवलप दरवाजे के अंदर आए। हर एक पे लिखा हुआ था वेटिंग फॉर यू एट फ्लोर नंबर 133, प्लीज कम गॉड। अब इसने कॉफी का मग सर रखा गुस्से में, बैग खींची, दरवाजा भट से बंद किया, लिफ्ट में गया, 133 मंजिल पे गया। उस कमरे में जहां का जिक्र किया गया था, उस कमरे के अंदर गया तो देखा एक आदमी खाकी कलर की शॉर्ट्स, कार्गो शॉर्ट्स, ब्लू और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स वाला टी शर्ट, गोरा चिट्टा आदमी, सफेद दाढ़ी और चेहरे पे बेहद तेज। उसने इसके हाथ में कॉफी का मग, उतनी ही कॉफी जितनी वो छोड़ के आया था, पकड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ के क्यों आ गए, गुस्से में पी लेते। तो इसने कहा, एक्सक्यूज मी, you know whom are you messing up with? I am a bloody CEO of the biggest bank in America. And what nonsense, what do you think? Am I going to trust you? You are a bloody god? Stop doing this idiotic prank like kids. Get lost. And I am going to complain you about you at the reception. ये बंदा जल्दबाजी में उसका दरवाजा पीट के बंद करते हुए बाहर आया। रिसेप्शन पे एक खूबसूरत सी महिला बैठी थी, उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, you know what? Lady has been coming to your hotel for last 23 years. It has never happened with me. Why you started giving rooms to these idiots who call themselves God? You know what? I'm retiring, but I'm carrying a bad experience in your hotel. तो उस लेडी ने मुस्कुराते हुए पूछा, so what happened? Is somebody on the 133rd floor talking nonsense? मुस्कुराने की बारी अब महिला की थी। उसने कहा, sir, which floor? 133. He said, you said you've been coming to our property for what? More than 23 years. So this property is not more than 100 floors, sir. Well, what nonsense. I've just been to the 133rd floor. By this same bloody lift. Lady उठ के बोलती है, please help me, sir. I also like to visit that floor. बंदा आता है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, देखता है कि जो उच्चतम स्तर है, फ्लोर है, वो लिखिए 100। लेडी बोलती है, I'm sure, sir, you seem to have had a tough week. Hopefully you take rest. May God bless you, sir. Oh, don't tell me God bless you. No, not done. बंदा घर आता है, बीवी को बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ। देखिए, अगर आप सब लोग भाग्यशाली है तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप सबकी धर्मपत्नियां भी हिंदुस्तानी होंगी, है ना? हिंदुस्तानी धर्मपत्नियों का, मेरी धर्मपत्नी का भी ऐसा मानना है। आप में से सबकी जिनकी यहाँ पर बैठी हो, है ना, तो ज्यादा जोर से सच्चाई बयान ना करे, जिनकी ना बैठी हो कर सकते हैं। हिंदुस्तानी धर्मपत्नियों की मान्यता रहती है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा विवेकानंद टाइप का बुद्धिमान आदमी है ना, या तो उसका भाई है या उसकी बड़ी बहन का या उसकी छोटी बहन का पति है ना। और दुनिया में अगर कोई सबसे बेकार सा आदमी है तो जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता, उससे इसकी शादी हो गई है। तो जब बंदा आके अपनी बीवी को बताता है कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बोलते देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, नाउ यू हैव ग्रोन ओल्ड, स्टॉप गेटिंग इनटू ऑल दैट, यू आर वन इनफ फॉर योरसेल्फ। एक काम करो, चलो फार्म हाउस पे चलते हैं, वी टेक अ ब्रेक। और सब देखो, जब बीवी कहती है ना तो रिक्वेस्ट नहीं होती, फरमान होता है, आपको जाना पड़ता है ना। अपनी बीवी हो या किसी और की बीवी हो, फरमान ही होता है साहब। मतलब मैं कह रहा हूँ पापा की या किसी की भी, सर ऐसे मत इधर उधर जाइए। दोनों लोग जाते हैं फार्म हाउस पे, ये बीवी उसको एक पत्ता गोभी ऐसी उसकी तरह उछाल के बोलती है, आई यू गोइंग टू बी हियर फॉर रेस्ट, कम ऑन हेल्प मी। ये ऐसी पत्ता गोभी काटता है और पत्ता गोभी के अंदर से ना क्रम्पल्ड कागज निकलता है, उसको खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है, भाई दरवाजा खोलना, आई एम हियर गॉड। तो ये एकदम सत्ता का जाता है, दरवाजा खोलता है, वही बंदा उसी ड्रेस में बोलता है, यार तुम बिना स्कूल आ गए यार, क्या है तकलीफ, क्या प्रॉब्लम है यार, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी।
तो एक बंदा फिर आखिरकार बोलता है, सर मेरे को एक बार बताओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो? मान लिया यार तुम गॉड हो, बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए यार, आई वांट यू टू गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट देयर इज गॉड, नो नीड टू वरी, नो नीड ऑफ फियरिंग एनीथिंग, जस्ट टेल द वर्ल्ड, लोगों को बोलो यार कि मैं हूं। बोलता है सर देखो यार मैं तो बहुत ज्यादा फीस नहीं हूं यार, लेकिन आपने मुझे इसके लिए क्यों चुना? बोलता है तुम अच्छे लगे इसलिए तुमको चुन लिया यार, क्या प्रॉब्लम है, जाओ ना, बोलो ना लोगों को। अब इस बंदे को लगा यार भगवान है, मान ही लेते तो ये लोगों को जाके बताने लगा कि यार भगवान है, डरो मत, ऐसा वैसा। किसी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले ने उसको पूछा भगवान है, अच्छा आपने देखा है? तो उसने कहा हाँ साहब, ये दो वाक्य मेरे साथ हुए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले उसके खिलाफ FIR डालते हैं, बंदे को डाल दिया जाता है जेल में अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। अब ये बंदा वापस उसके पास आता है, कॉफी का मग उसको देते हुए बोलता है यार बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मैं तो सोचा नहीं था इतना सारा। तो भगवान तो देख के बोलता है यार देखो भगवान प्लीज यार मुझे माफ करो यार, साला कहाँ तो हिल्टन में था और कहाँ आप भगवान कृष्ण के जन्मस्थली पे मुझे लेके आ गए हो, बदनामी अलग हो रही है। तो भगवान उसको एक बहुत दिलचस्प बात बोलते हैं, भगवान उसको बोलते हैं कि देखो यार आज की तुम्हारी दुनिया की विडंबना बड़ी अजीब है। सर अगर हम लोग मैरियट वालों से कोई बदला लेना है ना, अगर हम सारे के सारे लोग भूत 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 चिल्ला के इस हॉल से बाहर भागे, मेरा यकीन मानेगा अगले कई सालों तक ये हॉल जाएगा ही नहीं रेंट में। सर कोई आदमी इसकी तस्दीक नहीं करने के लिए बैठा है कि इस हॉल में वाकई भूत था कि नहीं था। एक आदमी को बेहोश सुना और सबको बोलना भाई उसको भी दिखा, गड़बड़ होगी भागो। क्योंकि लोगों को जब भी आप कोई नेगेटिव चीज बताओ ना, वो उसको वेरीफाई नहीं करना चाहते, वो उसको मान लेते। कई सारे लोगों को देखो सर, आपने कहा था कि नॉलेज चाहिए, आप किसी इंसान को बताओ कि भाई साहब यार ये कंसल्टेंट है, इसकी मदद ले लो शायद फायदा होगा, है ना? सर वो आपका वाइवा लेगा, वाइवा कैसे होगा, गारंटी क्या है? और अगर आप किसी आदमी को बताओ सर कुछ नहीं होता सर, दो कौड़ी के लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ मत करो सर, इससे कुछ होता जाता नहीं है, वो यकीन कर लेगा कि ऐसा बोला था। हाँ या ना? सर देखिए हम में से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से कई सालों पहले लाल फीताशाही, जिसे अंग्रेजी में रेड टेपिज्म कहते हैं, सरकारी रुकावटें कहते हैं बिजनेस के मामले में, आज ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? या मुझे एक आवाज में सूचित कीजिए कब ज्यादा थी, आज या पहले? पहले। अभी किसी ने दर्द भरी आवाज में गजल सुनाने का मुझे प्रयत्न किया, जिनके दिल से दर्द भरी जो आवाज निकली थी वो ये थी कि आज ज्यादा है। हाँ? तो क्या मैं उन साहब से रूबरू होने का ख्वाब मेरा पूरा होगा जिनको आज ज्यादा मुश्किलें लग रही थी? प्लीज अरे हो जाइए सर, ऐसी क्या बात है? अगर किसी ने कहा था आज ज्यादा है, चर्चा कर लेते हैं, इस विषय पर कोई चिंता की बात है नहीं। आपका ख्याल है, कोई बात नहीं। देखिए आज हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है सर GST है ना, नोटबंदी है, कई सारे लोगों को लगता है रिसेशन है। यार हाँ या ना, ये सब लगता है कि हाँ या ना? हाँ सर, अभी किसी कार्यक्रम के लिए मुझे लंदन इनवाइट किया गया था, इंश्योरेंस वालों का एक कार्यक्रम था। वहां पर मेरी मुलाकात एक 83 साल के टेरेंस ओ'हेलरॉन नाम के बंदे से हुई जो बीमा बेचने का काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा, टेरी आई हैव हर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसेशन इन यूके। तो उसका मुझे जवाब था, अंबर यस देयर इज अ रिसेशन इन यूके बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट। सर अगर आप 83 साल के आदमी को जोर से बेचने के नाम पर लगाना चाहते हैं तो सर ये जो मानसिकता होती है ना चीजों को अलग तरीके से देखने की, सर मेरा यकीन मानिएगा, निदा फाजली साहब कहते हैं राह में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। कई सारे लोग इस सफर में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर खुद समझ सको तो चलो। हर किसी को है महफूज रास्तों की तलाश, अगर हिफाजतों की रवायतें बदल सको तो चलो। सर हम सब लोग ना जाने क्यों इतनी ज्यादा सेफ्टी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में। सर देखिए मैं आपको बताता हूं मानसिकता का परिवर्तन कैसे होता है। आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे सर, आपने कभी किसी छोटे बच्चों का ऐसा हवा में उछाला और उसको जब आप कैच करते हैं ना, मुझे बताइए 10 में से 9 बार बच्चा क्या करता है सर? सर हंसता नहीं सर, खिलखिलाता है। उसे यकीन रहता है कि जिन हाथों ने मुझे उछाला है उन बाहों में इतना यकीन है कि मुझे थाम लेंगी। चंद दिनों पहले की बात है, चंद सालों पहले की बात है, परिवार के साथ हम लोग घूमने गए थे फुकेट और बेटे ने कहा कि पापा पैरासेलिंग करना है। मुझे हाइट और पानी दोनों से डर लगता है, लेकिन बेटे की निगाहों में गिरने का डर ज्यादा बड़ा था, तो मैंने कहा चल बेटा करते हैं। अब उस इडियट ने क्या किया, जो पैरासेलिंग करवा रहा था बंदा, मुझे और मेरे सीने पे जो बेल्ट थे उन हुक्स में मेरे बेटे को बांधा और बेटे के हाथ पे कैमरा लगाया। अब बेटे ने पता नहीं कौन से एंगल में अपनी कलाई रखी थी कि बेटे के चेहरे के बजाय सारा मेरा चेहरा शूट
हुआ और बेटा नीचे आकर मुझे पूछता है पप्पा तू एवढा कशाला घाबरत होता। सर देखिए, जब आप 30-35 साल के हो जाते हैं ना, तब आपको सच्चाई पता रहती है कि 14 रस्सियों से, 2 पैराशूट से, एक नाव से आप बंधे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दिल के किसी कोने में मगर फिर भी ये डर रहता है घेरे हुए कि अगर कुछ हो गया तो अपने देश से इतने दूर जल समाधि लेने की कोई मानसिक तैयारी नहीं थी अपनी। तो सर जब हम छोटे हो गए ना, तब न जाने क्यों हमारे मन में ये डर नाम की कोई चीज होती नहीं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे मन में कायदे से डर नाम की चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों, अगर शायद आपको समझ में आए, मुझे किसी ने समझाने की कोशिश की थी, आपके साथ वो चीज बांटने की कोशिश करता हूं। एक बार एक बंदा था पुराने जमाने में जो ऊंटों का व्यापार करता था सर। अब वो जब भी जाता रास्ते में ऊंटों को ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं सकता था, कोई ऐसे ट्रक वाले साधन नहीं थे, पैदल चलता था। एक दिन उसके पास जो 17 ऊंट थे, उनमें से 16 ऊंटों को बांधने की रस्सी उसके पास थी। सर 17वें ऊंट की रस्सी कहीं खो गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था, यार रात को रुकना है, अगर मैंने इन 17वें ऊंट को नहीं बांधा तो ये कहीं दूर चला जाएगा, और अगर ये ऊंट चला गया दूर तो मेरे 16 ऊंट में जितना प्रॉफिट होना है वो सब चले जाएगा। बड़ी चिंता में अचानक इसने देखा कि वहां पर एक फकीर बैठे हुए, बाबा बैठे हुए। तो बाबा के पास जाके कहा कि गुरुवर मुझे बताइए मेरी समस्या का कैसे निराकरण होगा। तो बाबा ने उसको पूछा, अच्छा बेटा तुम्हारे पास रस्सी नहीं है ये तो तुमको मालूम है, ऊंट को मालूम है क्या? बोले नहीं सर ऊंट को तो नहीं मालूम। तो बोले एक काम करो, जाओ ऐसे करके खूंटा ठोकने की एक्टिंग करो, रस्सी से ऊंट को बांधने की एक्टिंग कर दो, कहीं नहीं जाएगा। उसने ये किया और ऊंट जगह पे बैठ गया। 8-9 घंटे की नींद हुई, थकावट से भरा हुआ था। सुबह उठा और जब यात्रा पे आगे चलने के लिए निकला तो 16 ऊंट उसके साथ चलने के लिए तैयार थे, वो ऊंट जगह पे बैठा हुआ था जो बंधा नहीं था। तो इसने बाबा को जाके पूछा कि बाबा ये तो बिना बंधा हुआ ऊंट उठने की तैयारी नहीं कर रहा है, इसको मैंने डंडे मारे फिर भी उठ नहीं रहा है। बोले बेटा इसको थोड़ी ना पता है कि ये बंधा नहीं है, जाओ इसको खोलो। तो उसने उसको फिर से ऐसे खोलने की कोशिश की, जैसे खोलने की एक्टिंग की, खूंटा उठाया तो ऊंट उठ के चलने लगा। सर देखिएगा ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है ना, वो ये 17वें ऊंट की तरह है सर। मुझे बताइए कितने लोग ऐसे होंगे जो वाकई आके दुनिया भर को ये बताते फिरेंगे कि बॉस क्या धंधा चल रहा है, मां कसम। नीरव भाई, लोगों को तो छोड़ो, मेरे एक क्लाइंट है, भगवान ना करे जो उनके साथ हुआ, किसी के साथ हुआ सर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनका धंधा जो 22% का धंधा होता था, टैक्स बचाने के लिए 4% का करवा दिया। अब उनकी डेथ हुई, उसके बाद उनका बेटा मेरे से पूछता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था पापा ये 4% का धंधा करते क्यों थे? तकलीफ पता है क्या हो गई? सर आपका 22% का धंधा आपने 4% का किया, मुझे बताओ करोगे क्या? सर प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धंधे में से कैश जनरेट होगी, है ना? और आपके गुजरात के जो महापुरुष है जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, अब उनका कहना है कि कैश का तो कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो अगर आप उनका समर्थन करते हो तो एक बार उनकी शान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखो महेश भाई, आपसे दुश्मनी थी, उनसे नहीं है ना? एक बड़ी दिलचस्प चीज के बारे में बात कर रहे थे, डर या फियर, या वो चीजें जो हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से रोकती हैं। और डर से घूमते घूमते हम मानसिकता तक पहुंचे थे, हाँ या ना? देखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आप किसी भी चीज को अगर एक हिंडरेंस की तरह देखेंगे तो वह हिंडरेंस बेशक हिंडरेंस नजर आएगा। एक श्रीमद् भागवत में वाकया है कि भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों आखिर के लिए शिकार के लिए जंगल में गए थे, और जब रास्ता भटक गए, शाम हो गई, तो दोनों भाइयों ने यह तय किया कि यार यहीं पे रात बिता लेते हैं, और भटकने से फायदा नहीं, सुबह उजियारे में अपने महल वापस चलेंगे। दोनों भाइयों ने तय किया कि जंगल के बीच में है, एक काम करे, एक कोई सो जाए और दूसरा पहरेदारी करे। तो बलदाऊ ने कहा कि कृष्ण तुम छोटे हो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं। जब बलदाऊ पहरा दे रहे थे, भगवान कृष्ण सो रहे थे, तब अचानक उन्होंने देखा कि एक राक्षस उनके सामने आया, बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए था, और बलराम के मन में उस वक्त एक जरा सा डर जागा, और जैसे ही बलराम के मन में डर जागा, उस राक्षस का जो आकार था, कटकाठी थी, वो और बढ़ गई।
उसकी कटकाठी और बढ़ी, बलराम जी के मन में डर और जागा, और जब ये डर ज्यादा जागने लगा, उन्होंने देखा कि यार ये राक्षस तो और विकराल से विकराल रूप लेते चले जा रहा है। वो बेहोश होकर गिरे, और उनके गिरने की आवाज से भगवान कृष्ण उठे, और भगवान कृष्ण के सामने जब वो राक्षस दिखा उनको बड़ा लंबा चौड़ा, तो उन्होंने उससे पूछा, बोलो यार भाई क्या चाहते हो, क्या चाहिए? जैसे उस राक्षस को समझ में आया कि यार ये बंदा मेरे से डर नहीं रहा है, उस राक्षस का आकार छोटा होने लगा, और जब भगवान कृष्ण उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे तो उसका आकार इतना छोटा हो गया कि भगवान जी ने उसको एक पोटली में बांध के अपने कमर में धोती से लटका लिया। सुबह जब बलराम जी उठे और उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि यार तुम्हें पता नहीं यहाँ पे एक इतना बड़ा राक्षस आया था, वो बयान करने लगा कैसा दिखता था। भगवान जी ने उसको पोटली में से निकाल के बताया ये था क्या, तो बोले यार था तो ऐसा ही लेकिन बहुत बड़ा था। तब भगवान जी ने इस मीमांसा का वर्णन बलराम साहब से किया कि साहब अगर किसी भी समस्या से हम डर जाते हैं तो वो समस्या हमें ज्यादा बड़ी नजर आने लगती है। और जितने भी एसएमईज के साथ मैं काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा सिंपल सा 3 लेवल का एक जर्नी है जो इस तरह की मानसिकता को प्रभावित करती है। क्या आप उसके बारे में सुनना चाहेंगे? देखिए, जब भी आमतौर पर कोई एसएमई अपनी यात्रा शुरू करता है तो ही हैज टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। नीरव सर, either he is an expert of production, or he is an expert of technology, or he is an expert of manufacturing, whatever, you know, because unless and until वो किसी एक चीज का एक्सपर्ट है, वो उस व्यापार में कदम नहीं रखेगा। सर, यहाँ पे मैं कैसे बंदे को जानता हूँ जिसका कहना है कि मैं राजस्थान से 20 रुपए लेके आया था, मैंने ग्लास की दुकान पे काम करना शुरू किया, और आज उस बंदे की जो अखंड ग्लास एम्पोरियम करके है, इंदौर में जितने भी बड़े बंगले बनेंगे उन बड़े बंगलों में अखंड ग्लास एम्पोरियम का ग्लास जाता है, क्योंकि राज सोनगरा साहब इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट नोन इन द सिटी जो ग्लास के साथ करिश्मे करते हैं। बट राज इज एन एक्सपर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग ग्लासेस। तो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्ट एज एन इंजीनियर or maybe a technocrat. So from technocrat people move to a manager, and from a manager the journey actually has to go to an entrepreneur. लेकिन सर मैंने कई सारे लोग देखे जो अपने व्यवसाय में मैनेजर बने बैठे हैं, और इसके 2-4 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। सर पहली एक लिमिटिंग फैक्टर जो मैंने देखी है जो एसएमईज को रोकती है, सर एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट है। ट्रस्ट, अगर आप देखिएगा तो एसएमईज के बिजनेस फैमिली ओन्ड बिजनेस बन के रह जाते हैं। मेरी 4 ब्रांचेस है, एक पे सगा भाई बैठेगा, एक पे चाचा का बेटा बैठेगा, एक पे बुआ का बेटा बैठेगा। और अगर आप इसी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हैं तो आप उतनी ब्रांचेस खोल सकते हैं जितने आपके रिश्तेदारों ने बच्चे पैदा किए। और मजेदार बात, मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि जब भी आप देखिएगा कि अगर आपके व्यवसाय में कभी कोई बड़ी चोट पहुंची है, मेरे कई सारे बिजनेस ओनर्स के साथ के मेरे अनुभव ये हैं कि उनको उनके चाचा या काका या बाबा या बुआ या फूफा के बेटे ने चोट बड़ी दी बजाय कि एक अनजान आदमी के, क्योंकि अनजान आदमी को आप कभी उतना फ्री हैंड नहीं देते जिससे कि वो चोट कर सके। सर अगर आप लोग इस ऑर्बिट को तोड़कर अगले लेवल पे जाना चाहते हो, सर देखिए हमें पर्सन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन से प्रोसेस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और प्रोसेस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन से पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पीपल सेंट्रिक लेवल पे जाएगा तब हम आगे काम कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर के बारे में बेसिक इक्वेशन ये कहती है कि एंटरप्रेन्योरल सक्सेस का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स एफर्ट। सर अगर अभी तक हम अपने ही पैसे पे धंधा करते चले आए, हमारा धंधा इस लेवल तक नहीं गया है कि हम लोग एसएमई इंडेक्स पे लिस्टिंग कर सकें या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कहीं पे लिस्टिंग कर सकें, तो हम सिर्फ अपने ही पैसे से बिजनेस करते चले जा रहे हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो अदर पीपल्स मनी और अदर पीपल्स एफर्ट वाला मामला है वो हमारे मामले में फिट नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी एक तकलीफ ये है, सर हम में से कई सारे लोग, आप सोच के देखिएगा, शुरुआती दिनों में जब हमारा एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, वो हमको ये बोलता है कि साहब टैक्स बचाने के लिए अपन एक काम करते हैं, 4 फाइल कर देते हैं। आपने देखा है कई सारे बिजनेस ओनर्स अपनी बैलेंस शीट को नॉन बैंकेबल बनाते हैं। हाँ या ना सर? हाँ, अगर हम टैक्स बचाने के लिए एक इनिशियल टैक्स मायोपिया के चलते काम करेंगे, सर देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का फायदा इसमें ज्यादा है, अगर आपके एक बिजनेस में 14 फाइलें हैं तो सर उसको 14 फाइलों के टैक्स से पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने एक की 14 फाइलें कर दी है तो उसके बाद जब आपको बैंकेबिलिटी अपनी बैलेंस शीट की प्रूव करने पड़ेगी तो बड़ी दिक्कत आने वाली है।
मैंने पहले भी आपसे बात करते करते जब कैलाश जी आ गए थे तब मैं आपको यही बता रहा था कि जब हम हमारी बैलेंस शीट में से कैश विड्रॉ करते चले जाते हैं, हमारा बिजनेस वीक हो रहा है, कैश जनरेट हो रही है, जो लेजिटिमेटली अर्न होने के बावजूद भी हम बिजनेस में से क्लॉबैक नहीं कर सकते। सर सोच के देखिएगा, रिसोर्सेस और रिसोर्सफुलनेस ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आप लोग जब आपने पहले यात्रा इस व्यवसाय की जब भी कभी शुरू की होगी, आप लोग रिसोर्सफुल नहीं थे लेकिन रिसोर्सफुल थे। रिसोर्सफुलनेस आपके पास थी, यानी कि सोच थी, मानसिकता थी। सर जुनून के दम पे काम चल रहा था, बहुत सारे पैसे नहीं थे। सर आज हम सब लोगों के पास ऊपर वाले की दुआ से पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जोश, वो जुनून, जो बढ़ने का जज्बा है। सर बंबई के एक 5 स्टार होटल के बाहर जहां कई सारे लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क करके किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे, उनके ड्राइवर लोग पार्किंग में खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है, मेरा सेट कैसा है, तेरा सेट कैसा है। अभी इन तमाम जगहों पे जब ये बातचीत इस तरह की गॉसिपिंग ड्राइवर्स की चल रही थी, अचानक देखा कि किसी ने कहा क्या रोने की आवाज आ रही है किसी की। तो लोगों ने कान देके सुना तो उन्हें ऐसी हिचकियां की आवाज सुनाई दी, सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा यार लगता है उधर कोई तो भी रो रहा है। तो एक BMW 7 सीरीज का ड्राइवर था, शॉफर था, सफेद कलर के कपड़े, सूट हैट लगाया हुआ। उसने कहा छोड़ो यार, कोई नहीं, इग्नोर करो। बोले क्यों? बोले यार मैं बोल रहा हूं ना, इग्नोर करो। तो सारे फिर से बातें करने लग गए। लेकिन जब सिसकियों की आवाज तेज हुई तो लोगों ने कहा यार वाकई उधर कोई रो रहा है, तो इग्नोर करने के लिए कह रहे हो। तो ड्राइवर बोलता है यार वो जो नीली BMW खड़ी है ना यार, 7 सीरीज 777, मेरे बॉस का कुत्ता रो रहा है, पीछे वाली सीट पे बैठा है। तो किसी ने बोला यार तुम एसी ऑन कर दो, उसको गर्मी हो रही होगी। बोले भाई एसी ऑन है। बोले यार BMW 7 सीरीज में बैठा है, पीछे वाली सीट पे बैठा है, एसी ऑन है, फिर क्यों रो रहा है? बोले यार क्या है, हमारे बॉस को अकल नहीं है यार, कुत्ते को पीछे वाली सीट पे बिठाते हैं, पंजों से उसकी सीट फट गई है, थोड़ा सा तार चुभ रहा है। तो किसी ने कहा फिर ये गाड़ी में से उतर क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा इतना थोड़ी चुभ रहा है कि उतर जाए। सब 10 में से 9 लोग जो तरक्की नहीं कर पाते, उनकी हकीकत ये होती है हम लोग अपने व्यवसाय के बारे में निगेटिविटी को एंटरटेन करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। सो देखिए ये मेरी बड़ी सीधी सी मान्यता है कि अगर कोई व्यापार 13 या 14 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए की साइज का व्यापार है तो इकोनॉमिक डाउनटर्न उस व्यापार को अफेक्ट नहीं करता। सर वी आर टू स्मॉल टू बी अफेक्टेड बाय। सर आपने तूफान में कभी घास को उखड़ते हुए देखा है? हेलो सर, दरख्त उखड़ते हैं बड़े बड़े, घास नहीं उखड़ती। सर अभी हम इतने बड़े तो हो जाएं ताकि उसके बाद हम लोगों को ये कह सके कि यार इकोनॉमिक डाउनटर्न इज अफेक्टिंग मी। सर वी आर नॉट दैट बिग। सर ऑनेस्टली टेल मी, एक किताब है, बड़ी फेमस किताब है, जितने लोगों के पास सेल्स या ग्रोथ का चैलेंज होता है उन लोगों ने इस किताब को गीता या कुरान या बाइबल की तरह, जो भी आपका पसंदीदा धर्म ग्रंथ हो उसकी तरह पढ़ना चाहिए। उस किताब का टाइटल है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। आप में से किसी ने सुनी है इस किताब, या मैं आपको 2 मिनट रुक के इसके बारे में बताऊं? सर आपने सुना है, मुझे बताइए क्या है किताब? इसमें ऐसा है कि आपकी जो इनकम है, आप डेली जो काम करते हो, रूटीन काम, जस्ट लाइक बाल्टी जैसा काम है, बाल्टी लेके जाने का, घर आने का, डेली बाल्टी खत्म हो जाती है। लेकिन पैराबोल ऑफ पाइपलाइन में क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ पाइपलाइन। सर आपका शुभ नाम? दीपक मेवाड़ा। यार मेवाड़ा साहब के लिए अब तक की फड़कती हुई जोरदार वाली ताली बजाओ यार। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इससे साबित होता है कि महेश भाई ने आप में से किसी के साथ व्यापार में कोई गलत काम किया है, मेवाड़ा साहब ने नहीं किया। आपने मेवाड़ा साहब के लिए ज्यादा दिन से ताली बजाई। एक बार मेवाड़ा साहब आप किस्मत वाले, आपकी किस्मत से रश्क हो रहा है साहब, है ना? इससे ज्यादा तालियां अपने साथियों ने सिर्फ मोदी जी के नाम पे बजाई थी, लेकिन मेवाड़ा साहब ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए जो स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर है, आपका इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन से मुझे समझ में आता है, वी आर ऑल स्मॉल स्केल पीपल, वी कैन कॉल आवरसेल्व्स जैसे नहीं, यस और नो? सर देखिए मेरी अपने शहर में कुछ परिचित ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलते जुलते बिजनेसेस करते हैं। सर हिंदुस्तान जैसे बड़े शहर में अगर आप 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपका ऑर्बिट तोड़ पाने के लिए सही संख्या है? सर हम में से कितने एसएमईज यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनके पास एक सुपर सॉलिड सेल्स टीम है? प्लीज, एक वेल डेवलप्ड सेल्स टीम, प्लीज रेज हैंड्स, कि जिनके पास एक शानदार सी सेल्स टीम है। सर देखिए मुझे एक बात बताइए, हम कब तक सारा काम
काम अपने ही हाथों से करने वाले हैं सर। जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तब अगर कोई हमसे पूछता था कि आपकी कंपनी का सीईओ कौन है तो हम ही थे सर। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं किसी बंदे से मिलने जाता था और उसको बोलता था हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझसे पूछता था हम मतलब कौन? मैंने कहा हम मतलब मैं। तो ये बोलता था फिर हम क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा सर मैं भोपाल से आया हूँ, भोपाल में मैं को हम कहने की रवायत है। फिर वो बोलता था अच्छा तो आप सेल्स करते हो, ट्रेनिंग कौन करता है? मैंने कहा सर हम। उसने कहा आपके अलावा आपकी टीमों में और कितने लोग हैं? मैंने कहा सर थोड़ी देर में आ जाएंगे। सर हमारे व्यवसाय में शुरू में अकाउंटेंट हम थे, एचआर हेड हम थे, ब्रांड मैनेजर हम थे, मार्केटिंग हेड हम थे, सब कुछ हम थे सर। उसकी उस वक्त ये मजबूरी थी क्योंकि हम ट्रेंड मैन पावर हायर करने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं थे। हाँ या ना सर? मुझे बताइए, हमारे बच्चे को क्लास 4 5 6 7 8 तक सारे सब्जेक्ट मां पढ़ा सकती है। अभी अगर बेटा इंजीनियरिंग में पहुंच गया है तब भी उसको अगर मैथमेटिक्स मां पढ़ाएगी तो बच्चे के रिजल्ट का क्या होगा ये आप तसल्ली से सोच सकते हो। हमारे बिजनेस की हालत उसी बच्चे जैसी है और मां ने कसम खा के रखी कि बेटा तमाम उम्र तुझे पढ़ाऊंगी तो मैं ही। और सर देखिए मजेदार बात पता है क्या है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं सर देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे मत रोपिंग करो यार, किसी और को करो। लेकिन जब भी हम किसी प्रोफेशनल को रोपिंग करते हैं, मेरे कई सारे ऐसे भी दोस्त मुझे बोलते हैं अंबर सर एक अच्छा सा सेल्समैन दो। और जब आप किसी आदमी को तैयारी करो कि भैया बड़ी कंपनी छोड़ के छोटी कंपनी आ जा, तेरे को बड़ी फ्रीडम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा, ये आपके ऐसे नहीं भाई उसको सारी बात तो बोल देते हैं कि फ्रीडम मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो ज्वाइन करता है ना उसके बाद तीसरे दिन से उसके साथ विक्रम बेताल शुरू होता है। बेताल बन के कंधे पे बैठा रहता है मालिक। रिजल्ट सर बड़ी कंपनियों में सेल्स वाले लोगों को ग्रूम करने का मौका दिया जाता है सर। सोच के देखिएगा, बड़ी कंपनीज के पास बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनीज के पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टीम है, ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। हमारे पास अगर उनसे कंपीट करना है तो हमारे पास ये मानसिकता होनी चाहिए कि हम कोई महंगा सेल्स पर्सन ना खरीदें, क्योंकि महंगा वाला जो पैसे के लिए हमारे पास आएगा वो ज्यादा पैसे के लिए कहीं और पूछ जाएगा। सर हमको हमारी सेल्स टीम डेवलप करनी पड़ेगी सर, हमारे नाम की सिलनी पड़ेगी जो अंबानी साहब को ना आए पसंद सर, हमारे नाम की सिलनी पड़ेगी जो एशियन को ना पसंद आए, हमारे नाम की सिलनी पड़ेगी बर्जर को ना आए, हमारे नाम की सिलनी पड़ेगी आईसीआई को ना आए, ड्यूलक्स को ना आए। वरना हमारे साथ जो तकलीफ होती है, हम बंदा रिक्रूट करते हैं, 6 महीने उसको ट्रेन करते हैं और कोई दूसरा उसको लेके चले जाता है। हाँ या ना सर? लेकिन अगर हम थोड़ा सा पैशनेट होके, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होके, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अगर अपनी एक शानदार सी सेल्स टीम डेवलप करें, तो जो मेवाड़ा साहब बात कह रहे थे कि हमें पाइपलाइन बिल्ड करवाएंगे सर। अगर आपके पास हिंदुस्तान भर में नेटवर्क है, मैं कल प्रफुल्ल भाई से बात कर रहा था, प्रफुल्ल भाई से मैंने पूछा कि प्रफुल्ल भाई एशियन पेंट्स के और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कितना फर्क है? प्रफुल्ल भाई आपका जवाब क्या था? इन्होंने कहा वी आर बेटर। सर ऑब्वियसली सर, पर तकलीफ पता है क्या है सर? हु नोज? नो सर, बट देन यू हैव टू कम्युनिकेट। Only the user can know. No sir, sir I tell you no. See, user will know it only if you are trying to tell that we are better. And how do you know it? See, let me tell you one thing. मेरा ब्रदर है, इंडियन रेलवेज में है, इस बात को ध्यान रख के अगली बात सुनिएगा, मुझे सोच के बताइएगा। अगर आप बंबई में हैं, चर्च गेट स्टेशन पे मैं on a working day from 8:30 in the morning or maybe 7:30 in the morning till 9 o'clock on a given half an hour, how many people should be there on the platform, church gate? हाँ? 1.5 से 2 लाख मिनिमम, ज्यादा, इससे ज्यादा सर। और वहां पे सर 10 के बाद मेरे भाई वहां पे टीटी कितने रहते हैं बॉम्बे रेलवे के? टीटी रहते हैं वो स्टेशन पे, तभी एक भी नहीं रहते। नहीं, कितने बीच में से जो भीड़ में से आ जाता है घूमते हुए, आपको कितने रोके? 25 50 सर, 10 20। लेकिन अगर 10 20 टिकट में से अचानक कोई टीटी आके आपको बोलता है सर टिकट, इसका मतलब क्या? आपके पास टिकट नहीं होगा सर। मैंने मेरे भाई से पूछा कि यार लाखों लोगों की भीड़ में इनको ढूंढते कैसे हो? बोले हमें ट्रेनिंग में सिखाया है कि भीड़ में उन निगाहों को ढूंढो जो तुम्हें ढूंढ रही हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कस्टमर डज नॉट बाय योर प्रोडक्ट, कस्टमर डज नॉट बाय योर लॉजिक, कस्टमर परचेजेस द कन्विक्शन दैट यू हैव इन योर आईज। सर मिर्जा गालिब साहब कहते हैं हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। अरे तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख किसी में टपका तो फिर लहू क्या है? प्रफुल्ल भाई जब आप डीलर बनाने के लिए जाते हो ना सर, आपके चेहरे पे आपके प्रोडक्ट की
क्वालिटी जो है ना, उसका नूर और उसका कॉन्फिडेंस आपकी निगाहों से टपकना चाहिए सर, वरना उसको ऐसा लगेगा। सर मैं एक कंपनी के लिए ट्रेनिंग करने गया था, मान ट्रक्स नाम की कंपनी है। मान ट्रक्स ने कहा कि सर हमारे ट्रक्स जो है ना वो टाटा और अशोक लेलैंड दोनों के मुकाबले 40-50% महंगे हैं, हमारी टीम को इसको कैसे बेचना है ये सिखाओ, क्योंकि टाटा नंबर 1, लेलैंड नंबर 2, वी आर अ जर्मन कंपनी, वी कैन नॉट फॉलो ड्यूबियस प्रैक्टिसेस। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, 8 दिन रुक मेहनत करके, उनके सामने प्रपोजल रखा, उनकी एचआर टीम को प्रपोजल पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कहा सर इसका पैसा कितना लगेगा, मैंने कहा साहब ₹1,00,000 लेता हूं रोज का। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा सर मैं ट्रेनर्स का मार्ट रखूं, तो उन्होंने कहा साहब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, शब्बा खैर। सर मुझे एक बहुत दिलचस्प वाकया, एक बार किसी कंपनी की ट्रेनिंग करने के लिए लखनऊ गया हुआ था। शोले पिक्चर को शायद कुछ समय हो, कुछ अरसा हो गया होगा, उनका वर्षगांठ थी। सलीम और जावेद साहब का इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने कहा कि उस जमाने में जब शोले पिक्चर रिलीज हुई थी, उसके बाद बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज उन्होंने दी, लेकिन तकलीफ ये थी कि राइटर्स की इज्जत ही नहीं थी सर मार्केट में। तो अगर कोई राइटर एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके जाता था तो प्रोड्यूसर लोग, है ना, और बताने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है ना, मेरी शादी एक गुजरातन से ही हुई है। 90% उस जमाने के प्रोड्यूसर जो होते थे इंडियन मूवीज के, वो गुजराती होते थे। पैसा उन्हीं के पास था, आज भी उन्हीं के पास है, राइट, है ना। अब जब वो वहां पे गए तो उन्होंने कहा साहब ये स्टोरी, उन्होंने कहा साहब पसंद आ गई, डील 2000 रुपए में डन। तो सलीम और जावेद दोनों ने एक दूसरे देख के हाथ मिलाया कि बाबा आज तो 1000 रुपए मिले, लेकिन भाई उनसे बहुत आगे थे। 500 का नोट पकड़ा के कहा कि बाकी के 1500 मिलेंगे मूवी बनने के बाद। इनकी खुशियां ज्यादा लंबी टिकी नहीं, मूवी बनी, हिट हुई, सिल्वर जुबली हुई। अब ये लोग दोनों गए प्रोड्यूसर के पास कि सर वो हमारे बचे हुए 1500 रुपए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना रे, जरा 1200 रुपए आप ना भाई ने। तो उसने कहा 1200, बोले अरे कहां भाग के जा रहे हो, अगली मूवी नहीं देनी क्या हमको स्क्रिप्ट। तो इनका कहना था यार बहुत स्टोरी सुनानी पड़ती थी कि यार बीवी प्रेग्नेंट है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, बूढ़ी माँ बीमार है, तब भी जाके 1400 मिलते थे, 1500 तो मिलते ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा कि यार एक बार हमने तय किया कि यार ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का नाम सुना है आपने? यार हाँ ना बोल दीजिए ना प्लीज। दुष्यंत कुमार कहता है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साहब आप लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हिमालय है, अगर यहां से सिर्फ सुन के लौट जाइएगा इस हिमालय से कोई गंगा नहीं निकलेगी, तो मेरा यकीन मानिएगा कन्वेनिंग कमेटी के भगीरथ प्रयास बेकार जाने वाले हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी कन्वेनर कमेटी ने आपके लिए कुछ बढ़िया काम किया है, तो एक बार जोरदार तालियां प्रदर्शित कीजिए उनके लिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये क्या हुआ कि दीवारें हिलने लगी पर्दों से। शर्त ये थी कि इस मकान की नींव हिलनी चाहिए, हवा में हाथ लहराते हुए हर गली हर सड़क से लाश गुजरनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सूरत हाल बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, ये बदलाव की आगे कहीं तो चलनी चाहिए, ऐसा कहते हैं दुष्यंत कुमार। जब सलीम जावेद ने तय किया कि यार बदलाव कहीं तो होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार अगली बार एक काम करते हैं, रेट चेंज करते हैं। जब अगली बार प्रोड्यूसर के पास स्टोरी देने गए तो प्रोड्यूसर ने बोला हाँ सुनाओ, तो इन्होंने कहा सर स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, पहले रेट सुनो। तो बोले हाँ क्या हो गया होगा यार 2000 के 2500। बोले नहीं सर 25,000। तो उसने कहा एक मिनट रुक रे, भाई ने बोला ना जल्दी, इसको भी जोक सुना ना। 25,000। बोले हाँ सर अभी जोक पूरा नहीं हुआ, रेट 25,000, 80% एडवांस। और तब उनका कहना था कि हमने जिंदगी का सबसे बड़ा व्यापारिक सफलता का नियम सुना या नियम जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नियम ये कहता है कि बड़ा पैसा प्रफुल्ल भाई हां बोलने का नहीं मिलता, बड़ा पैसा ना बोलने का मिलता है। सर जिगर है क्या हमारे अंदर ना बोलने का? सर डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपन बनाने जा रहे हैं, सर देखो हमारी तकलीफ ये है कि हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं जिसको हमारी जरूरत नहीं है। सर हम किसने कहा हमको यार हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि एक शहर में 25 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। जो आदमी बोलता है मुझे एक्सक्लूसिविटी चाहिए, उसको अपन बोलेंगे यार तू जा, तुझे आजाद किया, काली जो के दाने हाथ पे पकड़ो, अंगूठा उल्टा करो, 3 चम्मच पानी डालो, उसका श्राद्ध कर डालो काले का, और न जा तेरी आत्मा को शांति मिले। सर हिंदू रिवाज है ना अपने पास, सर बहुत सारा आसान है, आदमी को आजाद कर दो। सर 25 डिस्ट्रीब्यूटर सर हम अपने बना सकते हैं क्या, जो एक्सक्लूसिविटी नहीं मांगेगा, और उसको बोलेंगे कि भाई साहब जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस आएगा we might look at exclusivity. Right now no exclusivity. I have a champion product and I need people who can run that champion product. और सर मेरा यकीन मानिएगा आपकी निगाहों का जो कन्विक्शन होता है ना सर, वो कस्टमर तक पहुंचता है। बचपन की एक बात है, पिताजी और उनके बॉस घर पे आए, मैंने पिताजी से 2 स्लेट लाने के लिए गई थी मेरे भाई, एक वो
इसकी लाए पत्थर की और दूसरी पुष्टे की। मैं और छोटा भाई, मैं चौथी में था, छोटा भाई पहली में था, हम दोनों ने, देखिए हिंदुस्तानी रवायत है अपनी, है ना, जायदाद के लिए झगड़े होते ही होते हैं। तो उस जो पत्थर की स्लेट थी उसके लिए हम झगड़ रहे थे। पिताजी के बॉस अंदर बैठे हुए थे। पिताजी ने आवाज देके कहा, बेटा झगड़ो मत, कल दूसरे को एक और को ला दूंगा। मुझे सोच के बताओ सर, इतने से एक सलाह पे तो समझ जाए, वो भारतीय बच्चा कैसा। हमने विधिवत लड़ाई जारी रखी। इतनी देर में पिताजी ने दरवाजा सरकाया, पर्दा सरकाया और मेरी तरफ ऐसे देखा और मेरे दिल के स्क्रीन पे लिखा हुआ आया, मैसेज डिलीवर्ड। साहब आपको लगता है कि ब्लूटूथ पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, आज की नहीं सर, कब से थी। मैंने पिताजी की निगाहों में ये पढ़ लिया कि बेटा अब अगर झगड़ा जारी रहा तो बल प्रयोग होगा और साले बड़े तुम हो, तुम्हारे खिलाफ ज्यादा होगा। सर मुझे यकीन बताइए ना यार, हमारी निगाहों में ये कॉन्फिडेंस कितनी बार लोगों को दिखता है। सर मुझे पता नहीं क्यों, सर आप लोग मर्सिडीज चलाते हो, बड़े बंगले में रहते हो, इंशाल्लाह बैंक बैलेंस बड़ी कंपनियों से ज्यादा है सर। सर ये बैंकिंग इज अ बड़ी फ्लूइड सिस्टम। सर बैंक में, हमारे देश की बैंकों में गरीब लोग आके पैसा रखते हैं इसलिए क्योंकि उनको वो पैसा नहीं चाहिए, उनके पास उनकी नीड से ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग, और अमीर लोग आके वो पैसा ब्याज पे ले जाते हैं क्योंकि उनकी कमाई कितनी भी हो उनकी जरूरतें कम है, नहीं जरूरतें ज्यादा है। हाँ या ना सर, मैंने जितने सारे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है, मेरा यकीन मानिएगा सारे मल्टीनेशनल्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों से सीखने की दरकार है, एसएमई से सीखने की दरकार है। लेकिन जिगरा सर, हिम्मत हमें उनसे सीखना पड़ेगी सर। सर अगर मुझे सोच के बताइए ना सर, अगर कोई हवाई जहाज गिरने के डर से टेक ऑफ नहीं करेगा तो फिर हवाई जहाज होने का फायदा क्या। सर आप तमाम लोग अमेजिंग एरोप्लेन्स हो, आपने अपने लिए रनवे बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं क्या डर है कि एरोप्लेन क्रैश होते हैं। सर इंदौर और बंबई के बीच में हवाई सेवा शुरू होकर 78 साल हो चुके हैं सर, एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर आप लेके बैठोगे तो हर दिन 50-50 रहती है क्रैश होने की। सर फिर हम क्यों डर रहे हैं सर? सर एक सेल्स टीम डेवलप करने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सर देखिए हमारे जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोग जिनके साथ हमारा धंधा बड़ा अच्छा जमा हुआ है सर, उन सब लोगों को वो सारे बहाने पता है जिनसे वो हमारा पेमेंट राइट टाइम पे देना नहीं चाहते। मुझे बताइए सर, आप लोग मार्केट में पैसा देके आते हो, मार्केट में माल देके आते हो सर, 100 दिन, 180 दिन, 120 दिन, इतने रुपए का रिटेल साइकिल है हमारा, हाँ या ना? इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी का। कनु भाई अगर इससे ज्यादा है ना तो पुराना आदमी पता है आपको क्या बोलेगा? जैसे जाओगे, कनु भाई तुम्हें तो पता है जीएसटी आ गया से, नोटबंदी के बाद से हालत खराब है। अरे इसी आदमी के साथ धंधा करना किसने कहा है यार? तू है हलजाई तो तेरा ही तो और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। सर ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जिसको जीएसटी का क्या लफड़ा हुआ है पता ही नहीं है सर। और सर मेरा यकीन माने ना यार, हमारे कैलाश जी जो हमें बता के गए कि हमारे देश के खिलाफ सारे लोग डर रहे हैं। सर सारे लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के पास अमेजिंग पॉपुलेशन एडवांटेज है, और हमारे पास अमेजिंग पॉपुलेशन एडवांटेज बायर्स के तौर पे है तो बिजनेसमैन लोगों के तौर पे भी है सर। सर मेरे शरीर के कितने मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा बिजनेसमैन बने, और सर उनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उतना पैसा तो है सर। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को 2 लाख रुपए का माल देते हो और ऐसे 50 डिस्ट्रीब्यूटर शहर में बनाने के लिए एक टीम खड़ी करते हो तो उस शहर में आपका 1 करोड़ रुपया नगद खड़ा होता है सर। जो नया व्यापार करने वाला आदमी है ना, अभी उसको ये बीमारी लगी नहीं है कि दूसरों का पैसा और दूसरों का एफर्ट। सर हम लोग पेंटेड लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? हम लोग उन लोगों के पास क्यों जा रहे हैं सर? सर आपके गुजरात के एक बहुत नामी व्यापारी हैं बालाजी वेफर्स वाले, आपने उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सुनी होगी। उन्होंने जिस शहर में वो काम करना शुरू करते थे 25-40 लड़कों की टीम होती थी। उन लड़कों का एक ही काम होता था कि दुकानों पे जाओ और पूछो बालाजी वेफर्स है? अरे बालाजी वेफर नहीं है, क्या आदमी हो यार। सर मुझे बताओ ना सर, ये बात, इस बात में रिस्क थी कि नहीं थी? सर थी, लेकिन उन्होंने इस रिस्क को लिया और आज सर 1800 करोड़, दैट इज इट। और सर कौन नहीं था सर उनके सामने? सर पेप्सी था, फ्रिटोले था, अंकल चिप्स था, सर सब थे उनके सामने। लेकिन सर ये जज्बा था, ये माइंडसेट था जिसने उस शख्स को
और अगर आप उनकी बायोग्राफी आपने बेशक पढ़ी होगी कि कितनी मुश्किलों के दौर से गुजरे सर। आर यू विद मी? तो सर क्या किया जाए, डर कैसे निकले? महिला बात बताया क्या है? हाँ जी सर, आप ही बताओ। हाय हाय, क्या बात है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदौरी लोग दिलदार होते हैं और सच्चे दोस्त होते हैं, है ना। पर आप इससे ऐसा मत मानिएगा कि प्रफुल्ल भाई और अपने कोई मैच फिक्सिंग है। प्रफुल्ल भाई के साथ दोस्ती इधर ही आने के बाद हुई है। नहीं सर, राहत अली नहीं, उनका नाम है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी लोग ये कहते हैं कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। अब सर देखो हमारी तकलीफ पता है क्या है, मैं कई सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जाता हूं। बिजनेस ओनर्स को ना मैं एक बात बताता हूं कि सर ये मेरी कंसल्टिंग की, प्लीज इसको सेल्स मत मानिएगा, एग्जांपल है प्लीज, है ना। मुझे तो ये भी नहीं पता आप मुझे कितने लोग इंदौर से हो। अगर आज शाम को आपको मैं इस लायक लगा कि मैं आपकी मित्रता के लायक हूं, तो सोशल मीडिया बहुत सारे हैं, कहीं भी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कई सारे एसएमईज के सामने जब आप एक प्रपोजल रखते हो, सर मुझे बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का एक बढ़िया सा बंगला मन माफिक बनाया हुआ है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एक घर आशियाना जिसका खुद का घर है, प्लीज खुद का घर है। सर क्या बजट, आपने जब घर बनवाया था तो कितने रुपए लगे थे? हाँ? अच्छा 30 ईयर्स बिफोर। किसी ने हाल ही में बनाया है कोई अभी अभी? हाँ सर, सर कितना रुपए लगा? हाँ? 10 करोड़ रुपए। सर आपने 70 लाख। सर मुझे बताइए 10 करोड़ रुपए लगे तो आपने किसी आर्किटेक्ट को हायर किया था? हाँ? आपके मकान का नक्शा किसने बनाया? अच्छा बना बनाया बिल्डर से लिया। आपको लगता है बिल्डर ने आर्किटेक्ट को हायर किया होगा? हाँ? आपने क्या कहा? नेचुरली। अभी देखो मजेदार बात पता है क्या है यार, 10 करोड़ का अपन बंगला बनाते हैं ना तो अपने को एक 3% 4% दे के आर्किटेक्ट हायर करना पड़ता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वरना अगर अपन ने 4% नहीं दिया तो 96% अपना बेकार जाने वाला है। लेकिन जब बिजनेस ओनर को एक कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत पड़ती है ना, जो 3% भी नहीं लेता, तो पता है वो आपसे क्या पूछता है? सर आपकी ये 7 लाख रुपए की फीस जो है ना वो हम दे सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो स्कूल वालों से गारंटी लेते हो क्या कि सर मेरे छोरे के ना 80% आने चाहिए? यकीन मानो अगर किसी स्कूल ने आपको लिख दिया कि सर 80% आपके बेटे के गारंटी, नीरव भाई डालेंगे क्या उधर पर? हाँ सर सोचना पड़ेगा, मुन्ना भाई बन के निकलेगा ना, क्या फायदा, नाम रोशन करेगा। सर स्कूल वाले जो आपको किसी बात की गारंटी नहीं देते, उसके पास आप बच्चे को भेजते हो और 21 साल तक भेजते हो। लेकिन एक आदमी जो आर्किटेक्ट के तौर पे, देखिए सर मकान आपका है, आपके हिसाब से बनेगा, आप कितने रूम है वो बनाओगे, बताओगे, रूम का रंग कौन सा होगा ये आप चूज करोगे। आर्किटेक्ट आपकी सलाह से उसको सिर्फ डिजाइन करने वाला है। मेरा यकीन मानिएगा अगर 10 करोड़ के मकान में आप एक आर्किटेक्ट बुलाते हो तो एक 100 करोड़ का बिजनेस बनाना जब चाहते हो वहां एक आर्किटेक्ट क्यों नहीं होता? लेकिन दिक्कत है सर, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हम अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है, और दूसरी दिक्कत यह भी है चूंकि मैंने अपने बिजनेस में शुरू में एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग सब किया है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा सब पता है। और सर मेरा यकीन मानिएगा दुनिया में जो असीम आनंद है ना सर वो अज्ञानता का है। अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, देन व्हाई टू बी वाइज। कहावत कुछ और है लेकिन मैंने अलग थोड़ी सी चीज की। अभी सर अगर किसी आदमी को आप बताओ ना कि सर डिस्ट्रीब्यूटर अपन बनाना चाहते हैं तो बताए वो क्या बोलते हैं? सर ये काम तो हम पहले कर चुके हैं। और दूसरा सबसे कामयाब आदमी जो लोगों की जिंदगी में, लोगों की उन्नति में रोक लगा रहा है वो है गूगल। आज की तारीख में साहब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो गूगल पे इतना सारा स्टडी करके जाते हैं कि डॉक्टर दवाई देने के बाद पूछते हैं सर इसमें ये बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं है? या सर क्यों? सोच के बताइए ना क्यों यार। अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हो, सर भगवान कृष्ण का यह कहना था कि परम सत्य तक पहुंचने के 4 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, आपको पता है ज्ञान मार्ग किसने अपनाया था?
आदि शंकराचार्य का मार्ग था, ज्ञान मार्ग। मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराने के बाद वो शंकराचार्य के तौर पर स्थापित हुए। उन्होंने कहा ज्ञान के माध्यम से आप परम सत्य तक यानी कि भगवान तक पहुंच सकते हो। दूसरा था महर्षि पतंजलि का मार्ग। कौन सा मार्ग? योग मार्ग। सर योग मार्ग से कुंडलिनी जागृत करके आप परम सत्य तक पहुंच सकते हो। तीसरा मार्ग था मीराबाई का मार्ग या भक्त प्रहलाद का मार्ग, भक्ति वाला मार्ग। लेकिन भगवान कृष्ण का यह कहना था यार ये तीनों चारों मार्ग बड़े मुश्किल हैं, एक मार्ग पड़ा है सबसे आसान। उनका कहना है यार कोई भी एक चीज जो आपको पसंद हो उसको पूरे समर्पण के साथ करते चले जाओ, आप परम सत्य तक जरूर पहुंचने वाले हो, शायद देर से पहुंच जाओ। सर मैं ये नहीं कहता कि हमें किसी और में श्रद्धा रखने की जरूरत है। प्रफुल्ल भाई अगर आपको यकीन है कि आपका प्रोडक्ट एशियन पेंट से 30% बेहतर है तो सर आपको और किसी में श्रद्धा नहीं रखनी, सर अपने प्रोडक्ट में श्रद्धा रखनी है। एक साहब है वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क मिले जमीन, अरे प्यासे जो चल पड़े हैं दरिया भी आएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारी समस्या यह है सर बदलते वक्त के साथ बदलाव के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक और देखिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है जो मानवीयता को उनकी सबसे बड़ी देन रही थी। बताइए क्या? सर भगवत गीता। यहां पे कितने लोग हिंदू हैं? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। हिंदू? फैंटास्टिक। अच्छा भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी है प्लीज? नहीं सर समझना छोड़ो, से पढ़ी है ना? अच्छा कितने अध्याय है भगवत गीता में? हेलो कितने अध्याय? वाह, एक बार मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं क्योंकि आपको पता है कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। अच्छा मुझे बताइए कि 11वां अध्याय में क्या है? सर के लिए बहुत जोरदार वाली ताली बजा दीजिए सर, बेहद जोरदार बजा रहा है। सर प्लीज जोरदार जोरदार प्लीज 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 प्लीज। सर देखो मैं बात पता है क्या है, आप सिचुएशन समझो है ना। सर आपका शुभ नाम? मौलिक साहब, मैं ट्रेनर होने के नाते ना भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में विश्व रूप क्यों दिखाया आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब हो गया। अभी प्रफुल्ल भाई तकलीफ क्या था? अर्जुन जो था वो बोल रहा था यार मेरे लोग हैं इनके खिलाफ तीर नहीं चलाऊंगा, और भगवान कृष्ण ने उसको समझाने की कोशिश की कि देख भाई हेलो तू अपना इतना इंपॉर्टेंस मत रख। क्या है, मैंने इनकी सबकी मौत लिख दी है, सब मुझसे निकल के मुझ में समा रहा है। अबे मैं भगवान हूं। प्रभु भाई अपने इंदौर में एक कहावत है, अगर कोई आदमी आपसे जरूरत से ज्यादा डिमांड करता है ना तो अपन इंदौरी लोग उससे पूछते हैं अबे क्या भगवान से मिलोगे? राइट, ऐसा डायलॉग मारता है इंदौर का आदमी। अभी जब कर्म हो गया, भक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, सांख्य हो गया, तो भगवान कृष्ण फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि साला ये तो समझ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ले दिव्य दृष्टि ले और अब देख अहम ब्रह्मास्मि, सब मुझसे निकल के मुझ में समा रहा है। सोच के मुझे बताओ यार, भगवान कृष्ण ने जब उसको विराट रूप दिखाया होगा तब उनके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि अब तो स्टोरी खत्म। यानी भगवत गीता 11वें अध्याय पे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन साक्षात परमेश्वर को अर्जुन सरी के ज्ञानी आदमी को समझाने में, विश्व रूप दिखाने के बाद मौलिक भाई 7 अध्याय और लगे। उसके बाद अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा करिष्ये वचनम तव। अब भगवान कृष्ण ने 16-18 अध्यायों के बाद, भाई साहब आपने तो मुझे 90 मिनट दिए प्रफुल्ल भाई, मुझे पता नहीं मैं क्या समझा पाऊंगा। मेरे पास विश्व रूप दिखाने की कोई औकात भी नहीं है सर। तो सोच के देखिए तकलीफ पता है क्या है? अरे नहीं वो प्रफुल्ल भाई, आचार्य रजनीश से कहते हैं कि अजल के साथ गुणों के पयाम भी आए, आई बहारे तो महफिल में दाम भी आए, जो तिश्न काम है अजल थे तिश्न काम रहे, हजारों दौर में मीना और जाम भी आए। इसका मतलब सर ये है जो प्यासे थे ना सर शुरू से वो प्यासे ही रह गए 1000 बार। मुझे बता रहे थे शाह साहब कि कोई एक और स्पीकर है जो आते हैं आपको एड्रेस करने, और मैदान बात पता है क्या, साहिब लुधियानवी ने ये भी कहा है मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ गीत सुनाकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। सर ये सीखने सिखाने का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो तिश्न काम है अजल थे वो तिश्न काम रहे। कुछ लोग मां भवानी की कसम खा के पैदा होते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, और मेरी बदलने की इच्छा तो है, इच्छा है, लेकिन बदलाव अपने आप आ जाए कहीं से।
सर होगा ऐसे भी। मेरा यकीन मानिएगा, आपने बड़ी बड़ी सल्तनतें ध्वस्त होते हुए देखी होंगी। जो सल्तनत या सुल्तान वक्त के साथ नहीं बदलेगा सर, उसको एक न एक दिन वक्त बदलने वाला ये तय है। लेकिन चेंज क्या है सर? कई सारे लोग ये बात बोलते हैं कि यार अर्जुन को इतना बड़ा उपदेश क्यों दे दिया यार? किसको दे देते दीपक भाई? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना बड़ा उपदेश क्यों दे दिया? मुझे बताओ, युद्ध किसकी वजह से हो रहा था? कल्प्रिट कौन था महाभारत के युद्ध का? दुर्योधन। या किसने, जिसने दुर्योधन कहा एक बार उसके लिए ताली बजाई है, क्योंकि 10 में से 9 लोग द्रौपदी बोल देते हैं। दुर्योधन। या तालियां जोरदार हो सकती है ना सर? बजाइए आप क्या क्लियर हो रहे हैं? होना भी चाहिए सर, महिलाओं से डरना अच्छी बात है। देखिए, आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, लेडीज आर स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट एंड फाइनेंशियली मच मोर इक्विप्ड एंड एजुकेटेड ब्रीड देन अस। Ladies are, see ma'am, I'll tell you why. I have a daughter who's blind, and before Arya happened to be in my wife, Arya is going to turn 17 tomorrow. मुझे ऐसा लगता था कि यार ये हिंदू धर्मशास्त्र जितनी माँ का महिमा मंडन करते हैं ना यार, ये गलत है यार। मतलब माँ को दो यार, 80% दो यार, 20% तो बाप को भी दो क्रेडिट। लेकिन जब मेरी बिटिया, ब्लाइंड बिटिया जब पैदा हुई, मेरी वाइफ जो मुझसे बहुत ज्यादा होशियार थी, उसने अपना करियर छोड़ दिया और बेटी को, पूरा बेटी के केयर के लिए 17 साल लगा दिए उसने। मेरी बिटिया ब्लाइंड है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता था कि अंधेरा कब हुआ, सूरज कब हुआ, कुछ भी। तो रात रात भर जागती थी। रिश्वा की उसके केयर के चक्कर में हीमोग्लोबिन लेवल आ गई थी 5 एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड 22 डेज। तो मैं ये करता था, मैं रिश्वा को बोलता था यार तुम पूरे वीक जागती हो, वीकेंड पे मेरी छुट्टी है, मैं इसके साथ सोऊंगा, तुम आज आराम कर लो, मैं आर्या के पास सोता हूँ, मैं आर्या को सुलाता हूँ। रात को 1:30 बजे अचानक बीवी मुझे ऐसे हिला के उठाएगी कि अंबर उठ, और मैं देख रहा हूँ कि आर्या मेरे बगल में बैठी हुई, बगल में लेटी हुई रो रही है। मेरा कमरा और बेटी का कमरा, घर में कम से कम 40 फुट का अंतर है दोनों कमरों के बीच। मैं 1.5 फुट दूर लेटा हुआ हूँ और मुझे बेटी के रोने की आवाज नहीं आ रही। बीवी 4 दरवाजों के बाद 40 फुट दूर सोई हुई है, उसको आवाज आ रही है। सर तब मुझे समझ में आया कि ऊपर वाले ने ना जो लेडीज बनाई है, सर हम लोग कानों से सुनते हैं और माएं दिल से सुनती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लेडीज आर इमोशनली वे मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, ट्रस्ट मी। लेडीज आर इंटेलेक्चुअली वे मोर स्मार्टर देन मेन। अगर एमबीए फाइनेंस का कोई कोर्स होता तो कायदे से ऊपर वाले ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्पशन देके भेजना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि आपके मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने रूल हैं सब वो सारे आदमी ने, जिस राइटर ने लिखे, अपनी माँ के किसी एक्शन को देख के लिखे होंगे। इसके बारे में कभी आगे बात कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन, लोगों का कहना था यार भगवान कृष्ण दुर्योधन को जाके समझाते। भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश भी की थी। आपको बताया दुर्योधन ने क्या कहा? जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए कि बेटा देखो जो तुम कर रहे हो ना ये अधर्म है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। अरे सर चलो एक मिनट, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी करने की इच्छा नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे ये भी पता है कि अधर्म है, लेकिन मैं करने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और अगर आपको ये 2 लाइनें दुर्योधन की सही लगती है तो मेरा यकीन मानिएगा, एक शायर है, ये कहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है कि सच कह दे, मगर क्या करें कि हौसला नहीं होता। हो सके तो दिल अपना तुम भी टटोल के देखो, कोई फासला कभी बेवजह नहीं होता। साहब अगर हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो यकीन कीजिएगा आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे अंदर भी मीरा भाई कहीं ना कहीं एक छोटा दुर्योधन है, जिसको पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन वो ये बोलता है नहीं यार। तो सर भगवान कृष्ण जब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने, अर्जुन ने उनसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए, जो योगी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जब वो किसी कार्य को करने का निग्रह करता है उसके बावजूद भी कर नहीं पाता है, इसकी क्या वजह है? तब भगवान कृष्ण ने उससे जो बात बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए भगवान कृष्ण का यह कहना था कि हम सब लोग मानव स्वभाव का, उन्होंने, अगर थोड़ा आप बोले तो मैं आपको विस्तार से बताऊं या शॉर्टकट में बताऊंगा, फिर भी आपको मेरे ख्याल से समझ में वही बात आएगी। उनका कहना है कि हम लोग प्रकृति और स्वभाव, ये 2 चीजें लेके पैदा हुए हैं। प्रकृति और स्वभाव। सर प्रकृति जो हमारा नेचर
और स्वभाव जो हर एक बंदे का रहेगा, स्वभाव कई बार आप लेके पैदा होते हो, इसके साथ तीसरी चीज जो मिक्स होती है वो होती है संस्कार। मेरे साथ हैं आप लोग? मुझे यकीन मानिएगा साहब, जो बातें मैं करने वाला हूं ना, कामयाबी का रास्ता बोरिंग है सर, कामयाबी का रास्ता बोरिंग है। विराट कोहली से किसी ने पूछा कि यार पिछले 2 साल में तुमने 7 डबल सेंचुरीज मार दी। उसका कहना है कि माय वे टू सक्सेस इज बोरिंग, आई ईट मोर, आई ड्रिंक मोर, आई लिव मोर। तो सर मेरे लिए आसान ये होगा कि मैं ऐसा कोई काम करके जाऊं जिससे आप मुझे याद रखें, मैं आपको हंसाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से जब मुझे प्रबुद्ध लोग मिलते हैं तब मेरा दिल ये कहता है कि कुछ काम की बातें की जाए, शायद बोरिंग भी हो तो चलेगा। इस रिस्क पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। सर भगवान कृष्ण का कहना था हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, either we do it because of our nature, प्रकृति, और दूसरा our culture। इन दोनों से जो चीजें निकलती है, एक होती है राग और एक होती है द्वेष। मुझे बताइए राग मतलब क्या? हाँ, मराठी आदमी कहेगा राग मतलब गुस्सा। आप मधुकर भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए, उन्होंने बताया कि राग मतलब लगाव। अरे यार, अगर ये तालियां मधुकर भाई के लिए जोरदार थी तो मुझे माफ कीजिए, जोरदार तालियां राग मतलब। अब अगर हमारा नेचर है ना सर, हमारे नेचर से कुछ चीजें हमें पसंद होती हैं। आप किसी वर्ग विशेष में पैदा हुए हो तो चिकन सुन के आपके जबान पे लार आएगी। आप किसी वर्ग विशेष में पैदा हुए हो तो चिकन सुन के आपके मन में द्वेष आएगा, बचाने का कुछ और खाने के लिए। अब राग और द्वेष के चलते हमारी पसंद और नापसंद, हमारी चॉइस और नो चॉइस, ये सब तय होता है और इसके कारण हम अपना व्यवहार डिसाइड करते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, उनका ये कहना है, देखिए अगर हम कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हैं जो हमारे पसंद की है, तो पसंद की चीज करना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर हमें तत्काल मजा मिलता है, तत्काल। आई एम डायबिटिक बट इफ यू गिव मी इमरती और जलेबी, माय गॉड, इट इज माइंड ब्लोइंग। है मेरे अंदर का छोटा दुर्योधन कहता है खा ले, कुछ नहीं होता एक दिन से, और ऐसा वो रोज कहता है। और ऐसा साला वो इडियट तब भी कहता है जब आपकी HbA1c का काउंट 9.5 आता है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सर, कोई भी काम आपने किया या नहीं किया और आपको देखो, आपको रोज उठ के वॉक के लिए जाना चाहिए, लेकिन सर सुबह ठंडक, रजाई है ना, बीवी उठ के योगा करने चली गई है तो पूरा बिस्तर अपना, ये कितना बड़ा ख्याल है। और फिर अपने अंदर से वो छोटी सी बेवफाई हो जाती है कि सर मंडे से करेंगे। हश्र में इंसाफ होगा, बस यही सुनते रहो, कुछ यहां हो रहा है, कुछ वहां हो जाएगा। सर भगवान कृष्ण की गीता पर आधारित एक रिसर्च किया अमेरिकन साइंटिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 1973 में। उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया एक कमरे में अपने, उस कमरे में कैमरा लगा था। उसने बच्चों को यह कहा कि टेल मी द कैपिटल ऑफ अमेरिका। बच्चों ने कहा वॉशिंगटन डीसी। उसने कहा गुड, यू गेट अ चॉकलेट। सर ही गेव देम अ मार्शमेलो। उसने ये कहा कि मेरी गाड़ी बाहर ठीक से पार्क करके आता हूं, मुझे 15 मिनट लगेंगे। अगर आप 15 मिनट तक ये मार्शमेलो नहीं खाओगे तो आपको एक और मिलेगी। 2 चाहिए, 1 चाहिए? सारे बच्चों ने कहा 2 चाहिए। जैसे ही साइंटिस्ट बाहर गया 90% बच्चे मार्शमेलो खा गए। मात्र 9% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस मार्शमेलो को 15-20 मिनट तक नहीं खाया, वो इंतजार कर सके। जो इमीडिएटली आपने मार्शमेलो खा ली उसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कंसल्टेंट के 7.5 लाख रुपए आपने बचा लिए, सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर सके, आने के बाद उनको दूसरा मार्शमेलो मिला, इससे उसका कहना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और 18 साल बाद उस साइंटिस्ट ने सारे बच्चों को वापस बुलाया, प्रफुल्ल भाई, और उसने स्टडी किया तो जो बच्चे 8-9 बच्चे मार्शमेलो के लिए इंतजार कर पाए थे, वो अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप में, अपने एकेडमिक्स में, अपने बिजनेस में, सब में औरों के मुकाबले ज्यादा कामयाब थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी ऊपर वाले की दी हुई, वो था पेशेंस। और मेरा यकीन मानिए कामयाबी के लिए पेशेंस इज द बिगेस्ट थिंग। तो अगर आप सेल्स टीम रिक्रूट करते हैं सर, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं सर, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के बाद बड़े मिलेंगे सर, लेकिन हम सबको चाहिए होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
कि यार इंदौर आए और बॉम्बे हार्डवेयर वाले को अपना काम देते हैं। सर बॉम्बे हार्डवेयर वाले बाकीर भाई के पूरे पोर्टफोलियो में आपका परसेंटेज शेयर रहेगा 2, वो कहां से आपको तवज्जो देंगे सर? सर अगर अपने को किसी जगह जाने का है तो सर अभी हमको हमारे लेवल का आदमी चाहिए सर, जो हमारे लिए दौड़ने के लिए तैयार हो, जिसके लिए हम बड़े ब्रांड हो। बट हम सबको चाहिए होता है सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट। और इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अपना बहुत सारा पैसा नीरव भाई मार्केट में अटका हुआ है। सर आपने उसकी बिलिंग कर दी, उसका जीएसटी आप भर चुके हो। नहीं सर प्रॉब्लम है तो क्या? सर एक साहब है कहते हैं अरे यार कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते? अरे सर बंद करो ना यार, ऐसे आदमी को मान देना बंद करो तो पेमेंट नहीं दे रहा है। और मेरा यकीन मानिएगा दुनिया का अंत नहीं होने वाला है सर, दुनिया का अंत नहीं होने वाला सर। सर मौत से बड़ा मौत का डर होता है सर। अपने परिवार वाला कोई आदमी आईसीयू में रहता है ना, अपनी पूरी नींदें उड़ी रहती है, लेकिन जैसे कितना भी नजदीकी आदमी क्यों ना हो, उसकी डेथ की खबर आने के बाद आधे घंटे में अपन अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं सर। ये दुनिया की रीत है। तो ऐसा कोई एक आदमी हमारा धंधा चला रहा है सर? नहीं सर हमारा धंधा हम चला रहे हैं सर। सर आपका धंधा आप चला रहे हो, यकीन क्यों नहीं रखते सर? ये इसी यकीन के दम पे हम यहां तक आए, इंशाल्लाह इसी यकीन के दम पर आगे भी जाएंगे। लेकिन अब सर देखिएगा गुडनेस और ग्रेटनेस के बीच आप मुझे बता सकते हो पिछले लास्ट ओलंपिक्स में 100 मीटर फाइनल कौन जीता? यूसेन बोल्ट। किसने कहा था? प्लीज हाथ चढ़ा दीजिए यार। अब तो महेश भाई के लिए ताली बजा दो यार। मैं उस आदमी का जबरदस्त सलाम देना चाहूंगा जो मुझे यह बताएगा कि ओलंपिक में नंबर 2 कौन आया सर? नाम बताओ सर। उसका नाम था योहान ब्लैक। लेकिन मैदान में पता है क्या है सर? दुनिया बड़ी बेरहम है। नंबर 1 वाले को याद रखती है, दूसरे वाले को आने में 3 घंटे नहीं लगे थे सर। फोटो फिनिश से फैसला हुआ था, लेकिन सब भूल जाते हैं नंबर 2 कौन है। सब भूल जाते हैं नंबर 2 कौन। सर जिन्होंने अपना ये बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है सर, हमारा कॉन्फिडेंस क्यों उल्टा है सर? दैट वी आर द चैंपियंस ऑफ आवर ओन बिजनेस। व्हाई डू वी गिव द कंट्रोल ऑफ आवर बिजनेस टू समबडी एल्स? और सर क्या है खोने के लिए बताइए ना, कुछ है? सर आपको आपके पिताजी ने जो वसीयत में दिया था उससे बहुत ज्यादा आपने खड़ा कर दिया। तो सर इसी काबिलियत को, इस काबिलियत, अपने बच्चों की काबिलियत पे भी तो भरोसा रखो सर कि वो भी इससे आगे ले जाएंगे कहीं ना कहीं। खोने का क्यों डर? और सर देखो मतलब मैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं वापरता हूं, बिल्कुल नहीं पीता हूं, डायबिटिक को इसलिए मना ही नहीं है, लेकिन उनकी बात तो सच लगती है सर कि डर के आगे जीत है। तो क्या किया जाए सर? सर देखिए मैं आपको पहली बात तो एक बार बताता हूं। आप मुझे बताइए व्यापारिक सफलता के लिए आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा जरूरी है, लॉजिक या इमोशन? अच्छा कितने लोग कहते हैं कि व्यापारिक सफलता के लिए लॉजिक जरूरी है? प्लीज जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं आप सब गलत हो। मैं क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में? 8:20। सर आपकी घड़ी में 8:20? सर आपकी घड़ी में 8:20? मैम कितने की खरीदी थी घड़ी? किसने दी होगी? अंदाज गेस कीजिए क्या प्राइस होगा इसका? 3000 होगा। ओके सर आपने कितने में ली थी? हाँ तेरी देखो मेरा बात पता है क्या है? 25,000 वाली घड़ी में 8:20 की रही है। सर किधर है लॉजिक? सर मैम मुझे बताइए लॉजिकली आपने गाड़ी कौन सी खरीदी थी, जिसका एवरेज ज्यादा है जिसका एवरेज कम? सर जिसके पार्ट सस्ते या पार्ट महंगे? इजीली अवेलेबल। गाड़ी कौन सी जो कहीं से भी इधर उधर के निकल जाए ना, लेकिन आप अपन मर्सिडीज का देखते हैं। किधर है सर लॉजिक? सर पूरी दुनिया इमोशन पे चलती है सर, पूरी दुनिया सर। सर आपके ये एरो का शर्ट रहता है ना, यहाँ पे लिखा रहता है ए, मतलब इस बाहर को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा अगर किसी को ए दिखाना है, लेकिन उसको ए को अगर हटा दो ना सर तो एरो का शर्ट 2000 रुपए का कोई 300 रुपए में ना खरीदे सर। और चलो सर ये ए तो दिखता भी है प्रफुल्ल भाई, 90 रुपए में वीआईपी की मिलती है, लोग 350 में जॉकी की लेके आते हैं। सर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, आप देखिए
business class, right? Can I have 5 more minutes with you? Business class. What is the usual ratio? Ratio of 1:2 eggs 1:3, right? दीपक भाई 1:3. अगर आपका इकोनॉमी क्लास 4000 का आ रहा है तो बिजनेस क्लास 12000 का आएगा. What is the advantage that you get in business class? No, there's a comfort. In order to enjoy the business class comfort, you must be broad gauge like me. Then there is a comfort. If you are a slim guy, economy class is as comfortable to you. You know, but what happens? The moment the flight is landed and then the lady announces, ladies and gentlemen, you are requested to please allow the business class guests to board on priority. और बंदा ना वहां पे जाके बिजनेस क्लास में बैठता है ना उसके बाद, और जब उसके सारे उसी शहर के इकोनॉमी क्लास के उसके दोस्त जा रहे होते हैं, वो खड़ा भी नहीं होता, पता है? वो लोगों को ये बता रहा होता है कि हेलो सुनो भाई लोग, हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान के जिस 10वें अवतार का जिक्र हुआ है ना, वो यहाँ बिजनेस क्लास में प्रकट हुए, दर्शन करोगे. और जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है ना, वहां से एक और चीज एपिसोड शुरू होती है. नीरज भाई वो एयर होस्टेस आके पर्दा लगा देती है. इकोनॉमी क्लास वाले आदमी के दिल में जिज्ञासा जरूर जागती होगी कि क्या हो रहा होगा. सर कुछ नहीं होता. वो आपके हाथ पे एक मेनू कार्ड ऐसा लाके देखिए जिसमें अंग्रेजी की इतनी चीजें लिखी होती है, CRO SSA INT. मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने उसको क्रॉसियंट पढ़ा. बेटा मुझे ऐसे मार के बोलते पापा इट इज क्रॉस रॉन्ग. अभी ऐसी चीज खाने का क्या फायदा सर जो अपन बोल भी ना सके. वो आपको आगे बोलती है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, कोकोनट वाटर और वाटरमेलन जूस. सर दिल कहता है बहन 3 गुना ज्यादा पैसे दिए, जो है सब ला, पूछ मत. लेकिन मारे संकोच के अपन बोलते हैं I think I don't need, I'll have coconut water. I am not supposed to be drinking sweet. You want to prove to the air hostess that business class is usual to me. सर बिजनेस क्लास का 3 गुना पैसा देने के बाद ऐसा नहीं होने वाला कि पहली 4 सीटें वाया लंदन जाएगी, इंदौर से बॉम्बे, सब उसी एयरपोर्ट से उड़ेगी, उसी एयरपोर्ट पे जाएगी. लेकिन सर कोई लॉजिक नहीं प्रफुल्ल भाई, सारे लोग आपके इमोशंस से खेलते हैं. It is not a game of product supremacy, sir. It is the game of, it is a game of perception supremacy, and perception is an emotion. Sir, when you wear an Omega, nobody bothers other than you. When you drive a Mercedes, nobody bothers other than you. There's this one pen. My dad was a bank clerk. When I started doing good, I picked up this Montblanc 149 for my dad. और पिताजी ने एक दिन इसको ऐसे कहीं तो रख दिया था. तो मैंने पिताजी को कहा यार पापा इसको ऐसे मत फेंको यार, दैट इज अ Montblanc 149. तो बोलते उसका मतलब क्या होता है. तो मैंने जेब से उसकी रिसिप्ट निकाली, रिसिप्ट के ऊपर इसका कार्ड था, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो उनको दिखाया. तो मेरे पिताजी बोलते हैं बेटा ये पेन का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड कार्ड इस बात का है कि तुम घोषित गधे हो. He said, what do you do with a pen which is bloody 58,000 rupees? तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए. सर मोगला वाला कभी भी आपके घर पे नहीं आएगा सर बेचने के लिए. सर ये चीज मुझे बताइए, आज का आखिरी सवाल, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ये नंबर्स क्या है? पांच 15 35 45 125 350 350 350 500 जो भी कुछ फिगर्स हैं. व्हाट डू यू थिंक दीस फिगर्स आर? सर बंबई शहर में अलग अलग दुकानों पे बिकने वाला एक प्याला चाय की कीमतें हैं. अब आप मुझे बताओ यार किस बात का लॉजिक. एक सरफिरा कहता है कि यही चाय मैं 750 में बेचूंगा, अपन पी के आते हैं और कनु भाई ऐसा फोटो भी खिंचवाते हैं, हैड अ कप ऑफ टी विद माय फ्रेंड एट होटल ताज लेंस एंड फीलिंग लकी, फेसबुक. सर कोई लॉजिक है क्या 750 रुपए में चाय पीने में? पता है सर वो आपको क्या बेच रहा है? सर वो आपको बेच रहा है एम्बियंस, जो आप घर में लेके आ सकते हैं. एक आध बार कभी मोहब्बत की खातिर निशानी के तौर पर एक आधा छुरी चम्मच काटा उठा के ले आओ, इससे ज्यादा मत करना. अच्छा मुझे बताओ 14 फरवरी क्या है? सो सर अज्यूम वी आर ऑल यंग, आई मीन वी आर ऑलरेडी यंग. अगर हमें गर्लफ्रेंड को ले जाना है तो हम ये 7 रुपए वाली टपरी पे ले जाएंगे चाय पिलाने, या इधर ले जाएंगे ताज लेंस एंड? सर पता है वहां क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वहां पे वेटर आपको 2 कोने में महाराजा सोफा देता है. सर 2 चाय बुलाओ, 4 आएंगी, कुकीज 2-4 प्रकार के आ जाएंगे, हनी, शुगर, कैरेमल शुगर,
है ना, शुगर फ्री, मिंट लीव्स, लाइन, ये सब आ जाएगा आपके पास, और 2 घंटे तक वेटर आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अगर आप 7 रुपए वाली दुकान पे जाओगे ना, तो तकलीफ पता है क्या है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो आप वाली को ही देख के वैलेंटाइन डे मनाएंगे। और सर लॉजिकली उसको देखे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर इमोशनली पड़ता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ह्यूमन बीइंग्स 4 लेवल की एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं। सर आपकी मेरी बातचीत का आखिरी 5 मिनट का हिस्सा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ह्यूमन बीइंग्स 4 लेवल की एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं। पहली एनर्जी होती है फिजिकल एनर्जी, कायदे से उम्र के साथ कम होनी चाहिए, कई मामलों में होती भी है। देखिए यहां पर बैठे हुए आप में से कई सारे लोग एक काम कर रहे हैं, पता है क्या सर? आपको पता है मौलिक भाई, भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, आपको पता है कैसे कराए थे? तो यहां पर कुछ लोग बैठे हुए जो लगातार मुझे ब्रह्मांड दर्शन कराने का प्रयत्न कर रहा। कायदे से क्या लगता है आपको, जो आदमी मुझे ब्रह्मांड दर्शन करा रहा है उसकी शारीरिक ऊर्जा कम बढ़ रही है क्या सर? नहीं। एक दिन मैंने किसी से ट्रेनिंग में पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बेवफाई क्यों? तो उसका कहना है सर मेरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रेन को, तो आदमी एक साथ ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोलता है। मैंने उनको ये बताया कि भाई एक हॉल, इसमें 300 लोग बैठे हुए हैं, भैया ऑक्सीजन की कमी मुझे अकेले को पड़ रही है, ये बेवफाई नहीं तो क्या है? Sir, it is not about physical energy, it is about the mental energy. The moment your mind tells you that I want this is something good, I am liking it, interesting, फायदा हो सकता है, your mind will give you extra energy. But there is one energy which is beyond all these logics. It is called as the emotional energy. And ladies and gentlemen, trust me, you will only be able to understand what emotional energy is if you have ever been in love. अगर आप में से किसी को भी कभी प्यार हुआ होगा ना साहब जिंदगी में, तब आप समझ में आओगे, जिस आदमी को इश्क हो जाता है ना सर, प्यार हो जाता है ना, वो आदमी इमोशनल एनर्जी पे ऑपरेट करता है। नीरव भाई अकेले खड़े रहेगा लेकिन मुस्कुराता रहेगा बिना वजह के, मुस्कुराता रहेगा बिना वजह के। आप उसको पूछो भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोलेगा यार गेट लॉस्ट, डिस्टर्ब मत कर। हम हैं और उनकी खुशियां हैं आजकल, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तमन्ना, उन्हीं की याद। वक्त कितना कीमती है आजकल। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके लिए आपका जो ऑर्बिट ब्रेकिंग है सर, आपके लिए आपके बिजनेस को जो 100 करोड़ तक ले जाने का है, क्या आप इस 100 करोड़ की ग्रोथ से इमोशनली कनेक्टेड है क्या? क्योंकि अगर इमोशन जहां पे आएंगे ना, वहां लॉजिक खत्म हो जाएगा सर। सर सोच के देखिएगा, बचपन में जब तक आपके घर का निजाम मां के हाथ में था, चाहे वो बीमार भी रही, आप कभी बिना टिफिन लिए स्कूल गए क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार अपनी अपनी मां के नाम पर जोरदार तालियां पेश कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एवरी मदर हैज टू बी अ लेडी बॉस, सो लेडीज आर वंडरफुल, दे आर ग्रेट। मैम दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, लेडीज डू नॉट ऑपरेट ऑन लॉजिक, दे ऑपरेट ऑन इमोशंस। That's the reason why for a mother every kid is same. Whether you are a university topper or you are a pauper, your mom loves you equal. So sir my question is, sir आएंगी सर व्यापार के रास्ते में मुश्किलें, लेकिन सर अगर आपको आपके व्यापार के ग्रोथ से प्यार होगा ना, तो एक साहब का ये कहना है, मुझे उन मुश्किलों से मोहब्बत है जिन मुश्किलों की तुमसे निस्बत है। Sir when anything is connected to my, lot of people ask me, your daughter is blind. I said yes, but she's my daughter. She's my booster. She's my energy booster. There's a beautiful book called The Chicken Soup for the Couple Soul. Read it. Outstanding book. एक जर्मन सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, अल्जाइमर से उसकी उंगली में कट लग गया घर पे सब्जी काटते काटते। वो अपने आर्मी के हॉस्पिटल में गया और उसने कहा कि इस पे बैंडेड लगा दो। लेडी ने कहा बैंडेड से नहीं होगा, स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। नर्स ने स्टिचेस लगा के उनको कहा कि अब आप आ जाइएगा, परसों सुबह या 15 दिन बाद सुबह 9 से 10 के बीच डॉक्टर इन स्टिचेस को रिमूव करेंगे। उस बंदे ने कहा 9 से 10 के बीच में मैं नहीं आ सकता। तो उसने कहा उस दिन नहीं आ सकते तो अगले दिन आइए। उसने कहा नहीं, 9 से 10 के बीच में मैं कभी नहीं आ सकता। तो लेडी ने, नर्स ने पूछा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हेल्थ? He said, my wife is into hospital and I have given her a commitment that between 9 to 10 I am going to do my breakfast with her. तो लेडी ने कहा What is wrong with your wife? तो बंदे ने कहा My wife has Alzheimer. तो उसने कहा कितने दिनों से उनको अल्जाइमर? इसने कहा पिछले 12 साल से। तो वो क्यों, come on, give me a break. अब तक तो वो भूल भी गई होगी कि तुम उनके पति हो। उसने कहा हाँ वो तो भूल गई है कि मैं उसका पति हूं, लेकिन मैं नहीं भूला हूं कि वो मेरी बीवी है। तो पार्टनर्स, अगर आपको वाकई लगता है कि आपके व्यापार की इस सफलता से आपको रूहानी इश्क है, मोहब्बत है, तो मेरा मानिए मोहब्बत सब्र तलब होगी,
आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रख पाएंगे। और एक साहब कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर राह में लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अगर ये बात मेरे साथ सच हुई है कि मैं बहुत अकेला एक छोटा सा ट्रेनर हूं, लेकिन आज जिंदगी ने मुझे आप सरीखे कामयाब बिजनेस ओनर्स के बीच में लाके खड़ा किया है। मैंने ऐसे सुना है कि जब ऊपर वाला आपको किसी और की तरह बनाना चाहता है तो उन लोगों के बीच में बिठा देता है। एक साहब है, वो ये कहते हैं, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो बस यही बात सताती है हमें। साहब अगर मिले हैं तो बिछड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ। एक साहब ने ये भी कहा है कि जब भी जी चाहो आवाज देके बुला लेना मुझे, मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट के फिर आ ना सकूं। मैं आप लोगों के खाते में मेरा एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं आपकी दोस्ती के लायक हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिएगा साहब। 7007 48705 ये मेरा नंबर है, और नंबर के साथ आप अंबर भी याद कर लीजिएगा, ये मेरा नाम है। ऊपर वाले से 7007 48705 और अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व प्रभु भाई कुछ पंक्तियां जो मेरे दिल के बहुत करीब है आप सबको समर्पित करता हूं। पंक्तियां ऐसी हैं, साहब कहते हैं, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। सर अगर हम चुपचाप सारी बातें सुनते रहेंगे ना तो लोग स्टोरी बनाएंगे हमारे बारे में। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हर आंख है कि फिर भी कोई सपना सुहाना ढूंढ लेती है। समझ में पाई दुनिया मसल्लत मंसूर की अब तक, ये सूली पर भी हंसना मुस्कुराना ढूंढ लेती है। उठाती है हर कदम पर जो खतरा डूब जाने का, वही कोशिश समंदर से खजाना ढूंढ लेती है। और जुनून मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से। सो जुनून, पैशन, क्रेजीनेस, पागलपन, जुनून मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से। मेरी दीवानगी अपना ठिकाना ढूंढ लेती है। You are amazing audience. It was an absolute honor.